सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत अल्टीमेट है बिकॉज इसमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के जितने भी टॉपिक्स है 5 सितंबर तक के उसको मैंने कवर किया है डिटेल में। सारे के सारे टॉपिक्स हैंड रिटन नोट्स में हैं। तो इस पूरे वीडियो को आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और जो टॉपिक्स पिक किए गए हैं, इंपॉर्टेंट जो रिसर्च पेपर है, जो अलग अलग जगह पे जैसे डाउन टू अर्थ है, साइंस डेली है और जगहें हैं जहाँ पे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक्स पब्लिश होते हैं, वहीं से सारे टॉपिक्स ये पिक किए गए हैं। तो इनको पूरा गो थ्रू होना है, नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं और ये नोट्स आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। प्लस आप लोग ये ध्यान में रखें कि इन सब्जेक्ट्स पर, क्योंकि यूपीएससी का फोकस बहुत अधिक हो गया है, तो इस वजह से इन सब्जेक्ट्स को पूरे तरीके से कवर किया जा रहा है। इस चैनल पे भी फोकस आपका किया गया है। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो देखो, प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक नया फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और इस नए फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। अभी कुछ टॉपिक्स ही कवर हुए हैं क्योंकि आई एम वर्किंग कि किस तरीके से नोट्स आपके लिए बनाए जाए। तो पोंग डैम है, पोंग डैम को ब्यास डैम भी कहते हैं क्योंकि ब्यास रिवर में ये बना हुआ है। अर्थफिल एम्बैंकमेंट है ये। अर्थफिल एम्बैंकमेंट के रूप में इसे कंसिडर जो है वो किया जाता है, मतलब मिट्टी से भर के और उस प्रकार से इस डैम का बना है। फिर किस रिवर पे है, याद रखना ब्यास रिवर पे है। ब्यास डैम इसीलिए से कहते हैं, किसी स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसका पर्पज़ मेनली क्या है, एक तो इरिगेशन पर्पज़ है, वाटर स्टोरेज के किया गया है। और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए किया गया है, ये याद रखना है। फिर एक लेक इसके द्वारा बनाया गया, मतलब जैसे पानी को रोका ब्यास रिवर में, तो जो डैम बना उसका नाम तो पोंग डैम बोला। और जो एक लेक बनी उसका नाम महाराणा प्रताप लेक है, बहुत बड़ा। आई ऑल्सो वेंट वंस, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा डैम। तो ये ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। महाराणा रिनाउंड बर्ड सेंचुरी भी है। फिर एक टर्म यूज़ होता है, आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो गोवा पहला स्टेट है जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफर करेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में और स्पर्म मिलके, मतलब लैब में प्रिपेयर करके, और फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें इंसर्ट किया जाता है और फिर फर्दर जो फीटस है या जो बच्चा बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो क्योंकि लैब में किया जाता है, इसे इन विट्रो भी शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इन विट्रो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और पहला जो स्टेट है जिसने ये किया है उसका नाम क्या है, वो गोवा है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो ऑफर करेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर है रशिया का लूना 25, ये काफ़ी न्यूज़ में है। अच्छा देखो, इसमें मैं जितने भी सारे टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कवर होते हैं, प्लस हिंदू में भी कवर होते हैं। हिंदू में स्पेशल इशू आता है साइंस का, और साइंस का इशू ई पेपर के अंदर आता है। और प्रीमियम आर्टिकल्स भी आपके हैं, जैसे ये प्रीमियम आर्टिकल जो होता है वो भी ई पेपर के अंदर आ जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपका प्रीमियम नहीं कवर हो रहा है, ये नहीं कवर हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ कवर हो रही है। और अगर आप एक रिसोर्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत आपके लिए हेल्प रहेगा, रादर देन बहुत सारे रिसोर्सेस आप कवर करोगे, करने का प्रयास करो। फिर जो MCQs हैं उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक कुछ सोचा है। प्लस ई बुक मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, काम में मैं लग चुका हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के अंदर ई बुक प्रिपेयर हो जाएगी, जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी, लगभग आप मानो एक महीने के अंदर लगभग 136 पेजेस हैं। और दैट विल बी अराउंड 2000 के आसपास क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के। तो वो दूंगा, जम के प्रैक्टिस करना, ई बुक रहेगी। अब इसमें क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं मेहनत लग रही है, काम थोड़ा सा लोगों को लेके, क्योंकि ई बुक प्रिपेयर करना आसान नहीं, कंपाइल करना आसान नहीं है। तो इसको प्रिपेयर करके जैसे ही प्रिपेयर होगी फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से आपको बुक मिलेगी। फिर रशिया का जो लूना 25 मिशन है वो आपका मतलब क्रैश हो गया, ये न्यूज़ तो आपने सुनी होगी। चंद्रयान 3 टू बी द फर्स्ट टू रीच द लूनर साउथ पोल, मतलब बहुत अच्छी बात है अगर हम रीच कर जाएं तो एक बड़ा जो अचीवमेंट है। स्पेस क्राफ्ट क्रैश इनटू द मून, जो लूना 5 है रशिया का, जो कि मून रीच कर रहा था, तो वो क्रैश आपका कर गया। फिर आपका एक आइलैंड है मावी, बहुत न्यूज़ में है क्योंकि ये बहुत ही भयंकर आग लगी थी, वाइल्ड फायर लगी थी। तो ये पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना, मावी आइलैंड लोकेटेड कहाँ है। तो यहाँ पे इफ यू विल सी हियर, ये जो रीजन, ये हवाई है, ये पैसिफिक ओशन है, ये अमेरिका का आइलैंड है, हवाई रीजन है। यहीं पे एक है जिसका नाम मावी करके है। तो देखो मावी क्या है कि आइलैंड है, किस ओशन में लोकेटेड है, याद रखना है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ओशन का नाम क्या है, दैट इज़ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड है। प्लस ये भी आपको याद रखना है
कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ हेलियाकाला नेशनल पार्क, यहाँ आपका जो है वो लोकेटेड है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेलियाकाला करके एक पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है। मावी, तो यहाँ पे देखो जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में समुद्र के बीच में फिर भी यहाँ पे आग लगी, पानी चारों तरफ फिर भी आग लग गई। तो एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक वॉल्केनिक आर्क का फॉर्मेशन करता है। वॉल्केनिक आर्क, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक यहाँ पे दो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। एक तो द कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट, वो, और मेंटल प्लूम। हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम, ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो ये ऊपरी सतह है, नीचे से आपकी एक पाइप से आ रहा है, यहाँ से लावा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम मेंटल प्लूम कहते हैं। और जहाँ पे मिलता है इसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं, वी कॉल इट एज हॉट स्पॉट, जहाँ से लावा निकलेगा। और यहीं पे आपके आइलैंड्स बनते रहते हैं। ये आइलैंड्स इस टाइप से आगे की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं, एक बड़ा सा आर्क बनता है, आइलैंड्स का आर्क बनता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से मेंटल प्लूम का फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ से जो लावा है ऊपर से पृथ्वी की ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर जो आइलैंड्स हैं उनका, ये जो आइलैंड्स हैं, दीज आइलैंड्स आर मूविंग फर्दर। आइलैंड्स आपके आगे मूव करते हैं, मतलब जनरली ये तो फिक्स है, मेंटल प्लूम की पोजीशनिंग फिक्स होती है, लेकिन बाकी ये मूव करते तो एक आर्क का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने पढ़ाया है हिंदू के सेशन में, जो आपका होता है मॉर्निंग में। फिर एक ये दूसरा है, दैट इज़ टेनेरिफे। ये जिसे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देयर इज दिस, ये है, ये अफ्रीका, ये स्पेन का एक आइलैंड जिसका नाम कैनेरी है। कैनेरी का ही एक दूसरा एक लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट कैनरी आइलैंड है, जिसे हम टेनेरिफे बोलते हैं। और यहाँ पे भी आग लगी है, ये माउंट टिडे, यहाँ सबसे ज़्यादा एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। डॉर्मेंट मतलब आप कह सकते हैं कि चालू नहीं है, मतलब डॉर्मेंट है, एक्टिव वॉल्केनो आपका जो है वो नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम टेक्नोलॉजी है। अब देखो इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा समय लग गया, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। अब ये प्रीलिम्स बूस्टर की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, तो ये चलता रहेगा। आपके ऊपर काफ़ी अच्छा है कि आप लोग रेगुलर बेसिस में जो है पार्टिसिपेट करें। साथ में एमसीक्यूज़ का मैं आपको जो है वो भी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है साथ में कवर होंगे, फिर मैं आपको उनको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसको भी अच्छे से करें, ठीक है। तो वो भी आपका साथ में रहेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी, देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है। क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली बेस्ड है, जैसे क्वांटम शब्द मतलब जो एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये, ठीक है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी। और इसमें जो स्टोरेज है उसको हम क्यूबिट्स बोलते हैं, जो स्टोरेज यूनिट है। जैसे नॉर्मल में आपके पास बिट्स होते हैं, वैसे ही इसमें क्यूबिट्स होते हैं, यू हैव दिस कॉल्ड एज क्यूबिट्स। तो क्वांटम गेट्स और क्वांटम लॉजिक गेट्स बेसिकली डिफरेंट क्यूबिट्स को कनेक्ट करने के लिए, और टेक्निकल शब्द आपको बस ध्यान रखना है कि ये रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे मान लो कन्वेंशनल अगर आप देखोगे, यू विल टॉक अबाउट द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। तो उसमें जैसे अगर जो स्टोरेज है उसे हम बिट्स बोलते हैं, और एक टाइम पे या 1 या 0 वैल्यू होती है। अब साथ में कई बार बिट्स क्या है कि जिसमें एक ही समय में 1 और 0 दोनों आ जाए, तो हम सुपर पोजिशन भी कहते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज सुपर पोजिशन, एक ही समय में। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन भी रहते हैं। सुपर पोजिशन एक ही समय पे 1 या 0 दो वैल्यू हो सकती हैं, और ये बहुत यूनिक बना देता है क्वांटम कंप्यूटर्स। कहा जाता है कि जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं उनको ईजिली ये हैक या कंट्रोल कर सकता है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं। टॉपिक है मिसिसिपी मड रिवील्स सीक्रेट ऑफ एंटार्क्टिक एंशिएंट एक्सपेंशन। ये एक टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे ये याद रखना, मिसिसिपी मड रिवील्स सीक्रेट ऑफ एंटार्क्टिक एंशिएंट एक्सपेंशन। देन यू हैव दिस इज देयर। अब यहाँ पे देखो कि पहली चीज़ तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अच्छा मिसिसिपी रिवर, तो मिसिसिपी रिवर है कहाँ पे। तो मिसिसिपी रिवर बेसिकली ये एक प्राइमरी रिवर है, एंड ये सेकेंड लॉन्ग रिवर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये इतना याद रखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका मिसिसिपी रिवर हो गई, और ये आपका इस रीजन पे आके ये रिवर आके मिलती है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म मेंशन्ड है, दैट इज क्लूज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मेजर आइस शीट्स ऑन द एंटार्क्टिका हैव बीन फाउंड इन मड कोर्स।
तो कि अंटार्कटिका का जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, जो अंटार्कटिका रीजन की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका में अंटार्कटिका शीट के फॉर्मेशन का जो एक प्रकार से क्लू है, तो इसको कैसे पता चला, मिसिसिपी रिवर का जो कोर है उसको थोड़ा सा खोदा गया एंड यहाँ पे मेजर एक क्लाइमेटिक कूलिंग इवेंट हुआ था, इसके बारे में पता चला है। तो उसको समटाइम्स नोन एज ग्रांड कोपर। तो अगर आपसे पूछे कि अच्छा देखो ये शब्द मेंशन्ड है तो ये क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये बेसिकली एक क्लाइमेट कूलिंग इवेंट है जो कि हुआ था बहुत समय पहले। ये क्लाइमेट कूलिंग इवेंट है जो आपका हुआ था। दूसरा आपको याद रखना है वो मिसिसिपी रिवर के ऊपर है, दैट यू शुड नो कि मिसिसिपी रिवर आपका लोकेटेड कहाँ है एंड लाइक सेकेंड लॉन्ग स्ट्रेट रिवर ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसका जो ट्रेडिशनल जो आपका है दैट इज़ लेक इथास्का करके है, ये लोकेटेड है एंड है ना। तो ये भी याद रखना, मिसिसिपी रिवर का जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है। तो इधर देखो, ये इधर देखोगे ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका बनता है। नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक, अभी इस समय बहुत ज़्यादा हर जगह आग लग रही है, मतलब सच में आग लग रही है इन द सेंस, अभी क्यों है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप देखो हवाई का मॉवी आइलैंड कल मैंने आपको पढ़ाया वहाँ, फिर स्पेन का एक आइलैंड पढ़ाया था, कमेंट सेक्शन बताओ कौन सा है वो। तो एक वो आइलैंड था, वहाँ पे भी आग लगी है। तो ये सब इतने सारे आइलैंड से यहाँ पे इतनी आग लग रही है। अभी कनाडा में देखो, यूएस में देखो, ये सब जगहों पे आग लगी, वाइल्ड फायर टाइप स्थिति बन रही है। तो येलो नाइफ सिटी है, तो जैसे ये सिटी न्यूज़ में है, कई बार जो सिटीज़ हैं ये न्यूज़ में रहती हैं, तो पता होना चाहिए सिटी के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ येलो नाइफ के बारे में, येलो नाइफ सिटी। तो ये आपको पता, येलो नाइफ सिटी बेसिकली कहाँ लोकेटेड है, ये कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी के अंदर आपका लोकेटेड है। तो एक लेक है, ग्रेट स्लेव लेक, इसके किनारे पे है ये। अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो ये कनाडा है और यहाँ पे आपको ये येलो नाइफ करके एक शहर है। अब ये जैसे इस तरीके की आग लगी हुई है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे दो शहर है कनाडा की जो इस समय न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना, कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है, एक तो येलो नाइफ है, येलो नाइफ फायर एक तरफ आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो ये एक कैलवाना करके जगह है ना, ये इसको नोट कर लो, दैट इज़ कैलवाना। तो ये एक आपका बन जाता था। ये सिटी है साउथ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। तो मतलब सिटी और इतने में नहीं जाना, बट ये ध्यान में रखना है कि कैलोवाना रिसेंटली कैलोवाना न्यूज़ में था। तो कैलोवाना कौन है, मतलब क्या है, तो कैलोवाना बेसिकली अगर आप देखोगे, इट इज़ बेसिकली कैलोवाना एक शहर है, जगह है जो कि लोकेटेड है कनाडा के अंदर। तो ये सेकंड पॉइंट है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, चैनल को आप लोग को बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी तरीके से कर रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी है अच्छे जितने भी सीरियस लोग हैं वो जुड़े और अपनी तैयारी कर रहे हैं, साथ में मिलकर करें। मैं जो जिम्मेदारी आपके लिए ले रहा हूँ वो है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, एग्रीकल्चर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और जोग्राफी के जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं और जो स्टैटिक के कंसेप्ट हैं, वो सब मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। एक ई बुक मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जल्द से जल्द वो ई बुक प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको मैं आपके तक पहुँचाऊँगा। कैसे, उसका क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करके ही करूँगा। और उस ई बुक में लगभग 2000 प्रश्न होंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से, है ना, जनवरी से लेके और जुलाई तक के, जो हमारे प्रीलिम्स में भी हम डिस्कस करते हैं, आप जम के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक और उसको फर्दर, जब आप ये जनवरी से जुलाई कर लेंगे, फिर फर्दर मैं आपको और भी लगभग हम लोग 1.5 साल का कंटेंट साथ लेकर चलेंगे कि जब आप प्रीलिम्स दो तो ये डायनेमिक टॉपिक्स का इतना प्रैक्टिस आपके हो जाए कि आप बढ़िया अराउंड 110+ स्कोर करो जीएस पेपर 1 के अंदर, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक है जिसका नाम है हिलारी पाउंड्स, ये सदर्न कैलिफोर्निया विथ हैवी रेन फ्लैश फ्लडिंग। तो ये देखने को मिल रहा है कैलिफोर्निया के रीजन में, ये आपका आया है, ये साइक्लोन आया है। अब देखो जनरली ये नहीं पूछते कौन सा साइक्लोन कहाँ पे आया है। अब देखो एक ये याद रखना कि एक जगह है जिसका नाम है बाजा, ये ज्योग्राफी में आप लिख लो, बाजा पेनिनसुला न्यूज़ में। तो बाजा पेनिनसुला, तो बाजा पेनिनसुला बेसिकली आपको पता होना चाहिए वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो ये मैक्सिको की बाजा पेनिनसुला पे, ये बाजा पेनिनसुला मैक्सिको के अंदर आपका लोकेटेड है। अब दूसरी चीज़ आपको समझना है कि ये एक शब्द मेंशन किया है, दैट इज़ वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। द टर्म इज़ दैट इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जनरली देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके, जैसे ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेटर के पास मतलब आगे थोड़ा सा जाओ ऐसे 23 डिग्री हाफ नॉर्थ साउथ में दोनों तरफ, 5 डिग्री जैसे लगभग अगर आप देखो, तो अगर आप 5 डिग्री लगभग आप देखो 5 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर के वहाँ पे
साइक्लोन्स नहीं बनते। क्यों? क्योंकि एक फोर्स होता है जिसे हम कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं, तो कोरियोलिसिस फोर्स आपका मिनिमम या प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस यहाँ पे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं। तो लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे, जैसे अगर आप देखोगे उसके बियॉन्ड का जो रीजन है यहाँ तक 23.5 नॉर्थ एंड साउथ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इस रीजन की अगर हम बात करें तो इस रीजन पे साइक्लोन्स बनते हैं। तो जैसे मान लो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक कंडीशन जो आपके लिए बनती है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस का लगभग टेम्परेचर और लगभग जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, ये दो चीज़ें ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए चाहिए होती हैं। अब जो जो अलग अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, जैसे इधर बनेगा इसे हम हरिकेन्स बोलेंगे, इधर बोलेंगे तो ये टाइफून्स बोलेंगे, इधर जो बनेगा वो साइक्लोन्स बनेगा, ठीक है। इधर आपका साइक्लोन, इधर टाइफून है, इधर हरिकेन्स जो है, इधर भी हरिकेन्स है। तो ये पैसिफिक ओशन में इधर हरिकेन, इधर पैसिफिक ओशन में हरिकेन्स, इधर जो है वो टाइफून्स है, ठीक है। ये जो टाइफून्स की अगर बात की जाए तो वो टाइफून्स की है ना, तो टाइफून्स है आपका, इधर साइक्लोन्स है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना। तो जैसे मान लो ये पूरा मैप है, थोड़ा क्लियर नहीं होगा, इसको छोटा कर लेते हैं। तो जैसे ये आपका एशिया है, अफ्रीका है, तो इधर आपके टाइफून्स बनेंगे, इधर हरिकेन्स, यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में आपके जो आपके साइक्लोन्स जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस डीजल इन द लेट समर हीट डोम। तो एक कंसेप्ट ज्योग्राफी का आता है हीट डोम। देखो सेशन को लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। ये प्रयास है, तो इस प्रयास में सभी को, जितने लोग सेशन देखो ना, सब को एक एक कमेंट करना है। ये जिम्मेदारी है आपकी। आपकी जो फीस है, जो फीस आपको पे करनी है सेशन को देखने की, एक पहले सब लोग कमेंट कब सेशन अटेंड करते हो इतना मेंशन कर दो, अपना नाम मेंशन कर दो और कब कर, सबको एक एक कमेंट करना। देखो कमेंट करने में कोई वो नहीं है, यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है क्योंकि बहुत नया चैनल है। तो ये सब आपके पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है इसमें। और जब आप कमेंट करोगे, सेशन को लाइक करोगे, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, और विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो और स्टूडेंट्स भी जो है वो भी इसके बारे में अवेयर होंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन बना रहेगा, इतना मेहनत करके सेशन को रिकॉर्ड करना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। मेहनत मेरे लेवल पे है, वो मैं आपका कर रहा हूँ। तो हीट डोम की बात करोगे तो कोई कंसेप्ट हीट डोम का है, काफ़ी न्यूज़ में है। तो जैसे जनरली हीट डोम में क्या होता है कि ये हीट डोम की वजह से हीट वेव्स की स्थिति बनती है। हीट वेव्स की जो स्थिति है वो आपकी फॉर्मेशन होती है, हीट वेव्स जिसे हम कहते हैं। तो जैसे मान लो ये अगर आप देखोगे, जैसे मान लो गर्म हवाएं इस तरीके से ऊपर जा रही हैं, ये हवाएं गर्म ऊपर जाती हैं। अब ये गर्म हवाएं अगर मान लो ऊपर की तरफ जा रही हैं और ऊपर से ठंडी हवाएं सेटल कर रही हैं, ठंडी हवाएं ऊपर से क्या कर रही हैं, सेटल कर रही हैं। इन गर्म हवाओं का जो है बेसिकली अगर आप देखो तो ये गर्म हवाएं जो है, ये जो गर्म हवाएं एक प्रकार से इस तरीके से ट्रैप कर जाती हैं। तो ठंडी हवाएं इन गर्म हवाओं को ट्रैप कर लेती है। जो ठंडी हवाएं हैं, ये जो ठंडी हवाएं हैं, या आप कह सकते हो हाई प्रेशर में जो चीज़ें सेटल हो रही हैं, ये गर्म हवाओं को क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्या होता है, गर्म हवाएं यहाँ पे ट्रैप्ड रहती हैं, तो ये एक डोम बना लेता है जिसे हम कहते हैं हीट डोम। तो जो भी एरिया होगा यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, क्योंकि देखो गर्म हवाएं ट्रैप रहेंगी कुछ समय तक, ठंडी हवाएं सेटल कर रही हैं इधर से, और जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर नहीं। तो ये हीट डोम का होता है। तो हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में वार्म एयर को और नीचे प्रेशराइज करता है। वार्म एयर जो है बिल्ड होता है, जो कंडीशंस उस वजह से अगर देखेंगे तो जो वार्म एयर है वो आपकी बिल्ड होती है, और एयर फर्दर कंप्रेस होती चली जाती है। अगर आप देखो तो एयर भी फर्दर कंप्रेस होती चली जाती है नीचे की तरफ। तो जैसे मान लो एक गुब्बारा है, गुब्बारे को हाथ से प्रेस करोगे तो नीचे वो दबता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो स्थिति से हम हीट डोम शब्द इसके लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंसेप्ट है डी ग्रोथ का। इकोनॉमिक्स के अंदर ये कंसेप्ट होता है डी ग्रोथ का, इस पर भी एक आया है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो डी ग्रोथ है, ये क्या मतलब, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप प्रोडक्शन कंजम्पशन इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस करते हो। मतलब जैसे अब हम जम के लगे हैं कि आदमी आगे बढ़े, पता नहीं कहाँ आगे बढ़ के जाना चाहते हैं हम लोग, लेकिन इतना जम के हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम वी वांट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व करना चाहते हैं। तो ये जो कंजर्व करना चाहते हैं प्लस कंजम्पशन और जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
तो ये जो है जैसे कि एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज कर दो, ये जो स्थिति है इसे हम डी ग्रोथ बोलते हैं। ये जो स्थिति है इसी को हम वी कॉल इट एज डी ग्रोथ, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं इक्वाडोर वोट्स टू हॉल्ट इन ऑयल ड्रिलिंग। तो अगर आपसे पूछे कि हाल में ही अमेजन रिजर्व में ऑयल ड्रिलिंग को हॉल्ट करने के लिए किस कंट्री ने वोट किया था, तो उसका नाम है दैट इज इक्वाडोर। इक्वाडोर ने ये आपका वोट किया था, ठीक है। पाथवे फॉर वार्म वाटर टुवर्ड्स ईस्ट अंटार्कटिका एंड टोटेन ग्लेशियर। तो यहाँ पे क्या है कि वार्म वाटर फ्लो टू द टोटेन ग्लेशियर, मतलब ये जो टोटेन ग्लेशियर है कहाँ लोकेटेड है, ये बेसिकली लोकेटेड जो कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर लोकेटेड है आपका, दिस ग्लेशियर इज़ बेसिकली लोकेटेड इन अंटार्कटिका रीजन, और अंटार्कटिका का ये जो इलाका है यहाँ ये लोकेटेड है। और ये कैसे गर्म पानी पहुँच के इसे पिघला रहा है, इस पर रिसर्च कंटिन्यूसली आपको जो कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। तो मेल्ट, क्योंकि अगर मान लो ग्लेशियर्स ऊपर से अगर पिघल रही तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ये जो है पिघल रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस पर एक कंटिन्यूसली स्टडी चल रही है आपकी। और उसी कंटेक्स्ट में तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो टोटेन ग्लेशियर है, ये टोटेन ग्लेशियर, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टोटेन ग्लेशियर, ये ईस्ट अंटार्कटिका रीजन के अंदर लोकेटेड है। ये लोकेटेड है आपका ईस्ट अंटार्कटिका रीजन के अंदर लोकेटेड है, एंड ये ग्लोबल सी लेवल राइज के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल सी लेवल राइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टोटेन जो ग्लेशियर है, ये टोटेन ग्लेशियर बेसिकली अंटार्कटिका रीजन के अंदर, फर्स्ट फैक्ट आपको लिख लेना कि अंटार्कटिका रीजन के अंदर लोकेटेड है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अंटार्कटिका रीजन के अलावा सी लेवल राइज के लिए भी, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है समुद्र में, जो है कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर देखा जाए तो समुद्र में पानी जा रहा है, और जब समुद्र में पानी जाएगा मतलब ग्लेशियर पिघलेगा, पानी समुद्र में जाएगा, सी लेवल राइज भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है टोटेन ग्लेशियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कहा गया एक स्पेसिफिकली, अगर आप देखोगे तो एक रिसर्च है जिसमें कहा गया कि अगर हमें फ्यूचर जो है, फ्यूचर में हमें ये देखना है कि सी लेवल राइज किस तरीके से हो रहा है, ये किस प्रकार से इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें हमें प्रॉपर मैपिंग, एक्यूरेट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट रिमोट जो फेजॉर्ड्स, एक शब्द इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, दैट इज़ फेजॉर्ड्स। तो जो फेजॉर्ड्स हैं उन पर फोकस किया गया कि ये फेजॉर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इवन जो मोस्ट रिमोट फेजॉर्ड्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो आखिर फेजॉर्ड्स क्या होता है, ये जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली फेजॉर्ड्स क्या होता है। तो फेजॉर्ड्स अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये ऐसे इस तरीके के इलाके, इन्हें हम फेजॉर्ड्स शब्द इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फेजॉर्ड्स, तो फेजॉर्ड्स क्या हैं, लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर है दैट रीचेस फार इनलैंड। फेजॉर्ड्स जो हैं यू शेप्ड वैली हैं, स्टीप वॉल। तो यहाँ से जैसे मान लो कोई वाटर बॉडी है और ये वाटर बॉडी इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इन्हें हम फेजॉर्ड शब्द, इनके लिए एजॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई जगह क्या होता है कि मतलब समुद्र का पानी है और ये इस तरीके से अंदर की तरफ जाए, या किसी वाटर बॉडी का पानी अंदर की तरफ जाएगा, तो इनकी भी प्रॉपर मैपिंग होनी जरूरी है। क्योंकि मान लो पानी एकदम से यहाँ होगा तो इसके माध्यम से पानी अंदर की तरफ जाके काफ़ी लेवल पानी का जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस पर भी थोड़ा सा नज़र बना के रखनी, ये भी ध्यान में जो है रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैपिंग के अंदर देखो तो साउथ पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर जो ये रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खास तौर से जो आइलैंड्स हैं साउथ पैसिफिक ओशन रीजन के जो आइलैंड्स हैं इनको आपको याद रखना है। जैसे तस्मानिया आइलैंड आप याद रखो, ये तस्मानिया रीजन ये लोकेटेड है, तस्मान सी ये लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया है याद रखना है, ये कोरल सी इधर लोकेटेड है। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे किरीबाती है, तुवालू है, सोलोमन आइलैंड है, पपुआ न्यू गिनिया है, ये इंडोनेशिया का रीजन है, पोर्ट मॉर्सबे है, ये बहुत न्यूज़ में इस समय। तो ये पपुआ न्यू गिनिया के रीजन में पोर्ट मॉर्सबे लोकेटेड है। पपुआ न्यू गिनिया इस समय न्यूज़ में भी था, अगर आपको याद हो, पैर छूने वाले आई थिंक उन्हीं के जो है उन्होंने किया था, एक बार कंफर्म करना। फिर ये रीजन है नॉरफ्लॉक्स आइलैंड लोकेटेड है, ये ऑकलैंड लोकेटेड है। तो हनियारा करके देखा जाए ये आपका लोकेटेड है, नाउरू करके देखा जाए तो ये रीजन आपका लोकेटेड है। तो ये सारे वानुआतु बात किया जाए, ये फिजी है, समोया है, ये टोंगा है, ये सब आइलैंड्स के नाम आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के भी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि देखो ये जो सीरीज मॉर्निंग में जो मैं लूँगा इसमें इंपॉर्टेंट जो रिसर्च हैं डाउन टू अर्थ और इन सब रीजन से अलग अलग रिसर्च जो जहाँ पब्लिश होती है वो आपके कवर होंगे। और जो शाम को 8 बजे सेशन आएगा प्रीलिम्स के लिए, उसमें हम MCQ जो डेली क्विज फॉर्म में रहेगा, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट में 8 क्वेश्चन अलग अलग न्यूज़पेपर से होंगे जो पहले हुआ करते थे, तो उनको आपको फॉलो करना। कल का नहीं देखा तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लेना है, अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, इन चीज़ों को फॉलो करते जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं है, 8-10 मिनट का ये सेशन है, 10-15 मिनट का वो सेशन है। तो इतना समय अगर आप देख लोगे आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। जब अपने कंटेंट को कंपेयर करोगे ना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। साथ में मैं ई बुक भी आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे वो ई बुक हो जाएगी
तो वो भी फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हम लोग किस तरीके से उसको ले सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी ऑफर सेवरल न्यू फाइंडिंग रिवील्स कंफाउंडिंग फैक्टर्स इन रिसर्च। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टर्म है, एक रिसर्च आई है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इस पर स्टडी कंटिन्यूस बेसिस में किया जा रहा है। तो हमें समझना है कि आखिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है। तो जैसे जो सेल होता है, जो ह्यूमन सेल्स है, उसमें अगर आप देखो, जैसे अगर आप सपोज करो कि अगर आप ह्यूमन सेल्स की बात करो, तो अगर मान लो ये ह्यूमन सेल है और इस ह्यूमन सेल्स में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर देखोगे तो आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से एक और बॉडी होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक और ये आपको याद रखना है कि जैसे मान लो 2 लेयर हैं, इस टाइप के 2 लेयर्स भी हो सकती हैं। और यहाँ पे जैसे प्लांट सेल्स में देखा जाए तो आपका ऊपरी हिस्सा सेल वॉल, फिर आपका इधर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के अंदर डीएनए है। और एक और जो बॉडी आपकी प्रेजेंट है जिसे हम वी ऑल्सो कॉल इट एज, इसे हम कहते हैं, जैसे एक तरफ आपकी जो एक बॉडी प्रेजेंट है उसे हम एक तरफ हम वी कॉल दिस एज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट है, दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट है। एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी जगह आपका क्लोरोप्लास्ट में जो है वो डीएनए प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अ डीप लर्निंग की बात किया जाए, अ डीप लर्निंग टेक्निक टू इम्प्रूव हाउ रोबोट्स ग्रैब्स ऑब्जेक्ट्स। डीप लर्निंग है, तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है कि आखिर डीप लर्निंग होती क्या है। तो इस डायग्राम के माध्यम से देखोगे, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सबसे डेप्थ में जो है। तो यहाँ पे जैसे मान लो जब आप मशीन लर्निंग की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग में क्या है आपका, जैसे बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा के बेसिस में मशीन जो है, मतलब कोई भी जैसे रोबोट और कोई भी एल्गोरिदम, उस बेसिस पे मशीन सीखती है और एक आउटपुट प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स द आउटपुट आपको जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे अगर इसको देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मशीन है, मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन डेटा के माध्यम से अपना आउटपुट प्रोवाइड करती है। डीप लर्निंग क्या है, ये न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है। एक शब्द यूज़ होता है दैट इज़ न्यूरल नेटवर्क। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क है, इस न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड, न्यूरल नेटवर्क जैसे हमारा ब्रेन है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारा डेटा आता है और उसके बेसिस पे आपका आउटपुट जो है सामने आता है। तो न्यूरल नेटवर्क हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या है कि जैसे बहुत सारा जैसे ह्यूमन माइंड है उस तरीके से एक्ट करके मशीन बहुत सारे डिफरेंट डेटा के माध्यम से चीज़ों को प्रेजेंट जो है वो करती हैं। तो ये भी एक सबसेट है, मशीन लर्निंग का ही सबसेट है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एआई मशीन हम डेवलप करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन डेवलप करते हैं, तो उसमें डीप लर्निंग बहुत, मतलब आप कह सकते हैं न्यूरल नेटवर्क पर ये बेस्ड होता है। एंड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल लेयर्स नेटवर्क ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब हाईली सोफिस्टिकेटेड आपका इसकी अगर बात की जाए तो ये होता है। तो डीप लर्निंग अगर आपसे पूछे किससे रिलेटेड है तो एआई से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म को बूस्ट डेवलपमेंट ऑफ कार्बन कैप्चरिंग बैटरीज। तो आपको याद रखना कार्बन कैप्चरिंग बैटरीज क्या है। तो रिसर्च जो है अभी हुई है, तो उसमें जैसे मान लो कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे ये ऐसी बैटरीज हैं, जब ये चार्ज होंगी तो ये क्या करेंगी, जो CO2 है उस CO2 को कैप्चर ये करेंगी, मतलब इस CO2 को लेंगी और जब ये डिस्चार्ज करेंगी तो CO2 जो आपका, जैसे मान लो CO2 को कैप्चर किया, फिर डिस्चार्ज हुई तो CO2 तो स्टोर्ड है, उस CO2 को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो मतलब ये क्या है कि बाहर लेवल पे जो भी CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उस CO2 को ये कैप्चर कर सकते हैं। दे कैन कैप्चर दिस CO2 और फिर ये चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज होने के बाद उस CO2 का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं ये है ना, तो ये मतलब लगभग साइज ऑफ अ कॉइन की हैं। बहुत सारे मटेरियल, कोकोनट सेल, सी वाटर, इस सबका बनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। CN पॉल्यूशन फोर्सेस कैंसिलेशन ऑफ 3rd ओलंपिक टेस्ट इवेंट। ओलंपिक जो टेस्ट इवेंट है वो कैंसिल करने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखो जो स्विमिंग स्टेज है पेरिस सियान रिवर की, वो कैंसिल की गई थी संडे में, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, लेवल ऑफ पॉल्यूशन। जैसे मान लो अब यहाँ देखो कि यहाँ कौन तैरेगा, इस टाइप से पॉल्यूशन काफ़ी है, ये एक बड़ा फैक्टर बनता है। अब यहाँ पे देखो कि जो सियाने रिवर है, ये रिवर आपकी 77 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। कहाँ? नदन फ्रांस में। एंड इसका जो पूरा ड्रेनेज बेसिन में पूरे ट्रिब्यूटरी और ये सब आते हैं। तो यहाँ पे वी कैन से मेनली किस कंट्री में, फ्रांस से
रिलेटेड है। देन ये इंग्लिश चैनल पे जाती है एट ली हैवरे। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट द CNA, जो कि 777 किलोमीटर आपकी साइज है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं अर्थक्वेक रैटल कोलंबियन कैपिटल। अर्थक्वेक की बात की गई है इसमें। अब यहाँ पे देखते ये टॉपिक आपका आ जाता है कि अर्थक्वेक के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो कोलंबिया ये लोकेटेड है, दिस इज़ कोलंबिया, दिस इज़ बेसिकली कोलंबिया, ये कोलंबिया लोकेटेड है। और ये अगर देखोगे तो ये आपका आई थिंक पैसिफिक ओशन, इधर जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इधर अटलांटिक ओशन है। तो ये कोलंबिया है, यहाँ पे एक बड़ा अर्थक्वेक आया है। और अर्थक्वेक क्यों आया है तो ये हमें जानना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो देखो क्या है कि पूरी की पूरी जो अर्थ है ना वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। जैसे जो प्लेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो जैसे आपकी जो है उसे हम लिथोस्फीयर शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लिथोस्फीयर में आपका क्रस्ट है और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है। तो वो है जैसे मान लो पिज़्ज़ा इमेजिन करो तो पिज़्ज़ा में क्या है अलग अलग स्लाइसेस होती हैं। ऐसे ही अगर आप मान लो अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेट्स हैं वो स्लाइस की तरह हैं। तो अलग अलग प्लेट्स हैं, जैसे ऊपरी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है, आपकी ओशियनिक प्लेट हो सकती है, ऐसे अलग अलग प्लेट्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो समुद्री जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, वैसे ओशियनिक प्लेट होगी। तो जहाँ पे ये प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एंडीज माउंटेन्स है, ये कोलंबिया है और बहुत सारी प्लेट्स हैं। इधर कैरेबियन प्लेट है, ककोस प्लेट है, नज़का प्लेट है, ये एंडीज माउंटेन्स हैं या साउथ अमेरिकन प्लेट्स हैं। यहाँ माउंटेन्स बन रहे हैं, तो जहाँ दो प्लेट्स ऐसा बड़ी मिलती हैं तो वहाँ माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स का भी आपका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप इफ विल सी हियर तो कोलंबिया यहाँ लोकेटेड है। तो अगर आपसे पूछे कि इस रीजन में अर्थक्वेक आया क्यों है तो आपको याद रखना है इसके पीछे क्या है कि जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स का मिलना एक बड़ा फैक्टर बनता है। तो दो ये जो अलग अलग प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये एक बड़े फैक्टर्स होते हैं। जहाँ भी ये प्लेट्स के आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है अर्थक्वेक की। तो अगर पूछे कोलंबिया में क्यों अर्थक्वेक आया और इसका स्केल भी लगभग 6.1 के आसपास था, तो इस प्लेट के रीजन है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये रीजन है, तो यहाँ पे यू हैव ऑल दीज प्लेट्स, इधर करेबियन, नज़का, कोकोस प्लेट्स आपकी लोकेटेड है, एंडीज माउंटेन्स लोकेटेड है, ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ पे देखो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में आपको मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बड़ा दिखा के आपको। तो जैसे एक कैपस्टोन है, कैपस्टोन करके ये ऑर्बिटर है, ये 2022 में सेंड किया गया था। आई थिंक इसको नासा ने लॉन्च किया था। ये सब मून से रिलेटेड मिशंस हैं। फिर कोरिया का है पैथ फाइंडर है। तो कई बार क्या होता है मैच द फॉलोइंग इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो साउथ कोरिया ने 2022 के अंदर ये ऑर्बिटर है, लैंडर नहीं सेंड किया, ऑर्बिटर है। फिर एक आपका चाइना का चैंगे 5 है, ये आपका चाइना का है और ये 2020 का है। फिर आपका चंद्रयान 2 2019, ये भी ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है, लैंडर और ऑर्बिटर में अंतर क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे जैसे चंद्रयान 1 है 2009 में, तो ये फिर आपको 2019 में चंद्रयान 2 आया। लैंडर बेसिकली क्या है कि लैंडर लैंड करता है, जैसे ये अभी हमारा लैंडर उसने लैंड किया। और यहाँ पे क्या है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मतलब वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है इस टाइप से और उसकी इमेजेस और ये भेजा जाता है। चंद्रयान 3 बेसिकली क्या है, इसने लैंडर जो है वहाँ पे लैंड हुए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या है, जो चंद्रयान 3 है टू लैंड नियर मून साउथ पोल, अगस्त 2023 में 23 तारीख को ही था, जो आज हम सक्सेसफुल कर चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो मून का फार साइड या फिर हम साउथ पोल भी जिसे हम सदर्न पोल भी कहते हैं। इसी तरीके से एक और था U2 करके, 2018 में चाइना के जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है U2 करके 2018 में लॉन्च किया गया था। पहला मिशन है टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून बाय 2019। लैंडर मेड अ टच डाउन इन द वैन, एक क्रेटर है, एक मतलब गड्ढा सा है, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द early solar system and earth. It also found that the soil on the far side is stickier and less rocky than the near side. मतलब ज़्यादा आप कह सकते हैं लेस रॉकी, स्टिकी है थोड़ा। तो U2 भी बेसिकली किसका, चाइना का रोवर है। रोवर बेसिकली लैंडर से जो रोबोट सा निकलता है तो उसको हम बोलते हैं। फिर लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर करके है, ये भी नासा का मिशन था। रिकॉन्सनेंस मिशन भी हम कहते हैं 2009 का है। तो ये अलग अलग मिशंस हैं जो पूरी लिस्ट आपकी
दे रखे हैं, मेजर मिशंस हैं, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनमें प्रश्न बिल्कुल जो है आपके लिए फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म है जो मेंशन है डाउन टू अर्थ के अंदर, वो है क्लेनेंशियल ड्रिफ्ट। क्लेनेंशियल ड्रिफ्ट करके एक ये शब्द मेंशन है। सो यहाँ पे क्या है, क्लेनेंशियल ड्रिफ्ट का जैसा मून है, मून जो है अर्थ से ड्रिफ्ट कर रहा है लगभग 3.8, मतलब दूर जा रहा है 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर, जो कि लगभग हमारे फिंगर नेल की ग्रोथ के बराबर। 3.8 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, लेकिन अगर इस रेट में कंटिन्यू होता है तो ये अपने आप अर्थ से दूर चला जाएगा, क्योंकि मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और प्लैनेट मतलब पूरा जो दूर चला जाएगा तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल ने जिसे मून को होल्ड कर रखा है, तो मून पूरे तरीके से दूर चला जाएगा लगभग अबाउट 6 बिलियन ईयर। तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये भी कहा जा रहा है कि 6 बिलियन ईयर लगभग, जैसे मान लो मून जो है इट विल टेक अराउंड दूर जाने के लिए 15 बिलियन साल, इससे पहले 6 बिलियन साल आप और हम तो रहेंगे नहीं। तो 6 बिलियन साल में ही जो सन है वो फ्यूल रन आउट होगा और वो एक्सपैंड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो अपने आप अर्थ को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वो समय ही नहीं आएगा कि मून अर्थ से दूर चला जाए। फिर ये भी कहा गया कि अर्थ का जो रोटेशन है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट ध्यान है, तो यह ध्यान रखना भी ध्यान। तो अर्थ का जो रोटेशन इट स्लोस, इट्स एक्सिस विल बिकम अनस्टेबल एंड इट वुड स्टार्ट वोबलिंग। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि अर्थ का जो रोटेशन अगर स्लो होता है और जो उसका मूवमेंट, जैसे मान लो इस टाइप से अर्थ का मूवमेंट है, ये इसका अर्थ का एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर अनस्टेबिलिटी होती है और वो थोड़ा सा हिलता है, अर्थ हिलती है, तो इसके बहुत सारे सीजनल लेवल पे जो अर्थ का इंक्लिनेशन अगर अफेक्ट होता है तो इसका जो सीजनल इम्पैक्ट वो भी ह्यूज होता है। जैसे मान लो इधर ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ चक्कर लगा रही है, अर्थ के चक्कर मून लगा रहा है, और एक एक्सिस है जिसमें अर्थ घूम रही है, उसमें बदलाव होगा, तो इसमें सीजनल इम्पैक्ट पे रहा है। जैसे सूरज की रोशनी अगर इधर पड़ती है तो इधर गर्मी पड़ती है, इधर ठंड रहती है, फिर इधर कपाट इधर आ जाता है, तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज एंड मून। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, डाउन टू अर्थ में ही आया है। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना, पहली चीज़ आप कमेंट जरूर से करो, सेशन आप अटेंड करो, एक डिसिप्लिन बना के रखो। डेली क्विज वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, रात को 8 साढ़े 8 बजे डल जाता है। उसके बाद जो आपका आंसर है वो भी रिव्यू वाला वीडियो डाल दिया, सब 10-10 12-12 मिनट के। जब भी थोड़ा टाइम निकाला इन वीडियोस को देख लिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगर आप इतना कर लो ना, इससे अच्छा कंटेंट आपको मिलना नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर ये आसान होता है, ये सब कंटेंट इतना आसानी से कवर नहीं होते, खासतौर से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस। मॉर्निंग के प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में मेरा एम यही है कि जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक्स हैं ना, वो बढ़िया तरीके से आपके कवर हो, छूटे ना। ये बहुत एम है आपका, मतलब दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, और एम भी चल रहा है। तो द मून ऑल्सो एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। अब इसमें देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लगभग 18 साढ़े 18 साल में जो मून का ऑर्बिटल टिल्ट देखने को मिलता है। तो मतलब जैसे मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ जैसे मान लो आप यू कैन से हियर कि जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, और फिर उसके बाद ये आपका उसका इक्वेटर है। अब क्या है कि जो मून है ना वो भी अलोंग इसी इक्वेटर के आ जाता है। तो होता क्या है कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा होगा, इससे जो टाइड है बड़ी टाइड्स बनती हैं, टाइड्स भी बनती है। अब क्या है कि जनरली 18 से 18 साढ़े 18 साल में ये देखने को मिला है कि जो अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा बाय 5.1 डिग्री। तो इसे हम लूनर नोडल साइकिल भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना कि लूनर नोडल साइकिल क्या होती है, तो ये लूनर नोडल साइकिल क्या होती है ध्यान में रखना। तो जो लूनर ऑर्बिट है ये अलाइन करता है अर्थ के इक्वेटर से, लूनर जो ऑर्बिट है वो अलाइन करता है अर्थ के इक्वेटर से। टाइड्स जो हैं, मतलब जैसे मान लो जो मून है उसका ऑर्बिट अर्थ के इक्वेटर से अलाइन करेगा, जो टाइड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा एकदम इक्वेटर के अलॉन्ग आ जाएगा मून तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, ज़्यादा फोर्स उसमें पड़ेगा। टाइड्स आपकी बात करें तो लाइक व्हेन इट इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर द टाइड्स आर वीकर। तो जब आपका इक्वेटर से दूर है तो टाइड क्या होंगी, वीकर होंगी, पास आएगा तो टाइड्स स्ट्रॉन्गर होंगी। दोनों तरीके से, मतलब अर्थ के इक्वेटर के अलॉन्ग डिपेंड करता है। तो टाइड्स स्ट्रॉन्गर होंगी जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और अगर इक्वेटर से दूर टिल्ट होगा मून का तो टाइड्स वीकर होंगी। अब ये जो टाइड्स, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है ओशन में पानी की मिक्सिंग में। और अगर टाइड्स वीक पड़ेंगी तो इससे व्हाट विल हैपन कि जैसे मान लो जब टाइड्स स्ट्रॉन्ग है तो मिक्सिंग अपर और लोअर लेयर, जैसे पानी है, पानी की ऊपरी सतह और नीचे सतह में पानी का बढ़िया मिक्सचर होगा। अगर टाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मिक्सिंग आपकी ईजिली होती है, और अगर इवन वीक है तो मिक्सिंग कम होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो
टाइड्स जो है स्ट्रॉन्ग है, मिक्सिंग बिटवीन अपर एंड लोअर लेयर ऑफ द वाटर, इवेंचुअली कूलिंग डाउन द सर्फेस ऑफ द वाटर टेम्परेचर। तो इनका मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो ये बदलाव टाइड के नेचर पे हो रहा है, इसकी वजह से पानी के टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलेगा। या तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा डिपेंडिंग अपॉन कि पानी का मिक्सिंग टाइड की वजह से किस तरीके से होती है। जैसे मान लो कि एक ग्लास में पानी लिया, पानी जम के हिल रहा है, ऊपर का पानी ठंडा नीचे गर्म, तो पूरा पानी मिल जाएगा। तो टाइड्स बेसिकली जब आती हैं तो ये पानी के मिक्सिंग में भी एक रोल आपका रहता है। तो अगर टाइड्स का जो नेचर है उसके बेसिस में कूलिंग या फिर हाई टेम्परेचर आपका हो सकता है। जनरली कूलिंग हो सकती है अगर विन द टाइड्स आर स्ट्रॉन्गर, जहाँ पे अपर और लोअर लेयर में अच्छी मिक्सिंग होगी तो पानी जहाँ पे का टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो पानी जैसे मान लो कि ऊपरी सतह है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर चला जाएगा अगर, तो फिर क्या होगा, ऊपरी सतह का पानी भी ठंडा पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट अफेक्ट होगा। क्योंकि बारिश और इन सब को होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर मतलब मॉइस्चर हो, पानी गर्म हो, ये ज़रूरी है। अगर पानी गर्म ही नहीं है तो मॉइस्चर नहीं बनेगा, रेनफॉल नहीं होगी। तो ये आप याद रखना कि मून किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो इसमें ये जो कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये जो आया है दैट इज़ लूनर नोडल साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लूनर नोडल साइकिल। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर से करें, नोट्स बना रहे हैं और ये कंटेंट अच्छा है। और देखो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो टॉपिक्स मैंने अभी लास्ट के 3 किए हैं वो डाउन टू अर्थ मैगजीन से हैं। कल भी डेली क्विज जो मैंने आपको दी थी तो वो भी डाउन टू अर्थ से थे, उसमें काफ़ी। तो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस में बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट भी होती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और कोशिश करनी है कि नोट डाउन करें, सेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर से करें कब सेशन आप अटेंड करते हैं। देखो मैंने ये ओपन किया हुआ है EIACP प्रोग्राम सेंटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अगर 2023 का अगर आप प्रीलिम्स देखोगे ना 2023 का, तो 2023 के प्रीलिम्स में लगभग 4 to 5 क्वेश्चन थे डिफरेंट स्पीसीज़ और इनको लेके। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट रीड करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट ये स्पीसीज़ पूरी लिस्ट बनी हुई है और इस पे कंटेंट काफ़ी कुछ है जहाँ से वह आंसर हो सकता है। तो अब इसमें सारे तो नहीं, बट हाँ जो इम्पॉर्टेंट्स हैं उसको करेंगे। फिर और भी जहाँ सोर्सेस होंगे उन सोर्सेस को ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि स्पीसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट की अगर आप बात करो ना तो एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला देखो अब जो बता रहा हूँ इस पर लिखा नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान से देखते जाना। एक तो एशियन वाइल्ड बफेलो है, जो पॉइंट्स बोलेंगे उसको ध्यान से देखना। तो ये मैप आप देखो, इस मैप के अंदर जैसे जो हिस्सा है, जैसे जो हिस्सा आपका जो भी ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इन एरियाज़ पे जो रेड में है, जो रेड में है, जो भी रेड कलर में है, वहाँ पे ये वाइल्ड बफेलोस हैं। ठीक है, वाइल्ड एशियन बफेलोस की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपके हैं, तो वाइल्ड एशियन बफेलोस। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए कहाँ पे है, तो वाइल्ड एशियन बफेलो पहली चीज़ आप याद रखो कि ये है क्या। ठीक है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। IUCN लिस्ट की अगर देखा जाए, प्लस ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 के अंदर है, मतलब हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन इसको मिली हुई है शेड्यूल 1 कैटेगरी के अंदर। इट मीन्स हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इस स्पीसीज़ को मिली हुई है। तो ये शेड्यूल 1 के अंदर आपका ये है। वाइल्ड बफेलो की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इंडिया नेपाल में आपका पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा बस इतना याद रखना है। ये कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो एटलीस्ट आपने स्पीसीज़ के बारे में जाना है तो यू कैन ईजिली। सेकंड देखो इसमें मेंशन है एशियाटिक लायन। ऐसे कई सारी स्पीसीज़ जो न्यूज़ में भी हैं, जहाँ की स्पीसीज़ है वो सारी स्पीसीज़ मैं आप लोगों को कवर कराता रहूँगा। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट बेसिक तो पता ही जो है होना चाहिए। तो एशियाटिक लायन है। अब एशियाटिक लायन सभी को पता है गिर फॉरेस्ट में है। अब याद रखना कि ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये याद रखना कि दैट इज़ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में इनका प्रेजेंस है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर इनका प्रेजेंट है। तो मेनली सौराष्ट्र रीजन जो गुजरात का है वहाँ पे है। ये एक रीज़न इसका, मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन है जहाँ पे एशियाटिक लायन फ्रीली आपको घूम सकते हैं। ये है किन डिस्ट्रिक्ट में, या में नहीं है। तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये भी सभी को पता ही है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान में आपको रखनी है, दैट इज़ गिर नेशनल पार्क और एक मितियाल सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये गुजरात के अंदर ही है, दैट इज़ मितियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
मितियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ साथ लिखते जाना इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मितियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है ब्राउन एंटीलर डियर, ठीक है। तो ये अगर आप इमेज देखोगे ये है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये पाई जाती है, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा ब्लैक, जहाँ जहाँ आपका ये है ग्रीन कलर का, आई थिंक वहाँ पे पाई जाती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। तो मणिपुर जो यहाँ मणिपुर जो ब्राउन एंटीलर डियर है, इसे संघाई भी बोलते हैं। शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो इसका नाम रखा गया है संगाई, संगाई, संगाई करके है, याद रखना है। यूनिक एनिमल है जो कि मणिपुर में ही पाया जाता है। अब ये लाइन आपको याद रखना है कि यूनिक एनिमल है, सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। संगाई या फिर जो मणिपुर है, मणिपुर डियर है, ओनली डियर विच हैज़ अडाप्टेड इटसेल्फ टू द स्वैम्पी हैबिटेट, मतलब दलदली इलाकों में इसने अपने आप को जो है अपने आप को इसने अडाप्ट कर लिया है, ये भी ध्यान रखना। और हैबिटेट और डिस्ट्रक्शन की वजह से इनका भी काफ़ी नंबर रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डुगोंग, डुगोंग करके है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये डुगोंग की फ़ोटो है। एटलीस्ट देखो स्पीसीज़ के बारे में आप सुने रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ आप मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप पढ़ रखे हो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब याद रखना है कि ये जो डुगोंग है ये हर्बीवोरस मैमल है, हर्बीवोरस है ये क्या है, इट्स अ हर्बीवोरस, मतलब ये घास और ये सब खाता, हर्बीवोरस एनिमल है। दैट इज़ स्ट्रिक्टली मैराइन, मतलब समुद्र में पाया जाता है। तो ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेनली जो कोस्टल सैलो एरिया, मतलब ख़ास तौर से जो कोस्टल इलाका है, कोस्टल इलाकों में ज़्यादा गहराई में नहीं, वहाँ ये पाया जाता है। तमिलनाडु ने इसकी सेंचुरी बनाई है। इसे जो है सी काउस भी बोला जाता है, क्योंकि ये घास और ये सब भी खाता है, तो सी काउस भी, समुद्र में इसे सी काउस बोलते हैं। और सीरियसली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, मतलब मोस्ट सीरियसली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ अगर देखा जाए। डुगोंग वनरेबल भी है बिकॉज ऑफ जितना भी हम लोग के कार्य हैं, एक्टिविटीज़ की वजह से भी देखा जाए, तो ये ध्यान में रखना है। और ये जो गर्म पानी, जो वार्म ट्रॉपिकल वाटर है, वहाँ पाया जाता है। अब ईस्ट अफ्रीका में, वानुआतू में भी आपका ये पूरा रीजन है, वहाँ भी ये पाया जाता है। और ये सी ग्रासेस पे फीड करता है, सी ग्रासेस पे फीड करता है। ग्लोबली भी देखा जाए इसके पर्सन नंबर कम है, ये ग्लोबली वनरेबल टू एक्सटिंक्शन तक ये फेस कर रहा है, काफ़ी सारे मारे जाते हैं, यही एक बड़ी दिक्कत है सबसे बड़ा। एंड यहाँ पे देखा जाए कई प्रकार के नेशनल कंजर्वेशन इसके लिए प्लान्स भी हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपकी स्पीसीज़ आती है वो है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। ये क्या है, ओनली एडिबल फॉर ह्यूमंस बट इज़ कंसिडर्ड अ रेयर डेलिकेसी। तो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट की बात करें, यहाँ पे ये अगर एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट जो है, ये जो स्विफ्टलेट बिल्ड्स अ नेस्ट दैट इज़ ओनली एडिबल फॉर ह्यूमंस, मतलब ये बर्ड है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट की अगर हम बात करें। और जो नेस्ट है जो बनाया जाता है वो बर्ड के सलाइवा से, जो सलाइवा निकलती है, वो सलाइवा सॉलिडिफाइज और फिर उसका इस्तेमाल करके ये बनती है। हर जो पेयर स्विफ्टलेट का वो स्पिट करता है लगभग 10 ग्राम सलाइवा नेस्ट में। अब देखो ये बस याद रखना है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट क्या है, तो इसका यूनिकनेस क्या है कि ये सलाइवा जो स्पिट करती है, थूकती है, उससे फिर नेस्ट बनता है, ये एक यूनिकनेस है। एंड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट द वाइट नेस्ट गेट गोल्डन ह्यू, मतलब जब ये जो उसका सलाइवा है उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है वो गोल्डन कलर का आपका आ जाता है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो ये जो है ये इन एरियाज़ में, खास तौर से जो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार एरिया में ये बर्ड आपकी पाई जाती है। इसकी यूनिकनेस याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के ऊपर है। तो यहाँ पे ये गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो ये एंडेंजर्ड, मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरी में पाई जाती हैं। एंड यहाँ पे अगर ये पाई जाती है तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा इसका इकोलॉजिकल हेल्थ है, ये है। तो जैसे मान लो अगर आप देखो, जैसे इसकी इमेज जो पड़ी है ये डॉल्फिन है आपकी। और प्लस अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट रिसर्च भी मैंने कुछ ऊपर नोट कर रखी है, बट आई थॉट कि आज आप लोग की स्पीसीज़ की थोड़ी हैबिट बने, स्पीसीज़ भी आप लोग साथ साथ में कवर करो, ठीक है। तो ये 6 स्पीसीज़ आज हम लोग करते हैं, और फिर कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं, और उसको जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है आज के लिए। तो एक ये टॉपिक मैं आपसे आज डिस्कस कर लेता हूँ, दिस वन टॉपिक दैट इज़ द अर्थ थर्ड पोल। ये एक रिसर्च आपकी आई है इस समय,
अर्थ जो थर्ड पोल के रूप में कंसिडर जो इसको किया गया है, अर्थ थर्ड पोल। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द अर्थ थर्ड पोल, तो अर्थ थर्ड पोल क्या है, तिब्बतन इलाके को अर्थ का थर्ड पोल कंसिडर किया जाता है। लगभग 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पानी मिलता है। अब इसमें ये जो एक मेंस का भी इसमें प्रश्न बनता है कि तिब्बतन प्लेटो का रोल क्या है। तो पहला, ये पॉल्यूटेंट्स को ड्राइव करता है अपर ट्रोपोस्फियर लेवल पे, एक ये रोल है। दूसरा, विंटर के टाइम पे क्लाइमेट को जो क्लाइमेट है विंटर के टाइम पे ड्राइव्स द क्लाइमेट थ्रू द इफेक्ट ऑफ प्लेनेटरी रोजबे वेव। रोजबे वेव क्या होता है, जो बेसिकली आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रोजबे वेव्स इस टाइप से जो अपर एटमॉस्फेयर लेवल पे है, और यहाँ से ऊपरी हिस्से में अगर आप जाओगे इस प्रकार से, तो पॉल्यूटेंट्स ऊपर की तरफ आपके प्रेजेंट रहेंगे। पॉल्यूटेंट्स जो हैं इस तरीके से, ये पॉल्यूटेंट्स ऊपर की तरफ आपके जाते हैं। एंड ये इसमें जो रोल है तिब्बतन प्लेटू का है, और ये जो रोजबे वेव्स जनरेट हो रही है जिसका एक क्लाइमेटिक में इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ भी ये सब कुछ आपका तिब्बतन प्लेटू। अब जिस तरीके से क्लाइमेट आपका बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे फेनोमेना भी इससे अफेक्ट कर रहा है। तो सरफेस पॉल्यूटेंट्स को ये जो सरफेस पॉल्यूटेंट्स आपके हैं, उन सरफेस पॉल्यूटेंट्स को अपर एटमॉस्फेयर में लेकर जो है ये जाता है, ये आपका हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 स्पीसीज कराई हैं और एक रिसर्च वाला टॉपिक करा दिया है। ये टॉपिक है तो इसको आप लोग ध्यान से करते रहो। और स्पीसीज और इस टाइप की चीज़ें जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का, देखो सुबह की जो सीरीज़ है इसका नाम मैंने GES सीरीज़ रखी है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस। और शाम को जो सीरीज़ आएगी उस सीरीज़ में हम लोग 8 टॉपिक डिफरेंट न्यूज़पेपर से 8 साढ़े 8 बजे आएगी, तो वो करेंगे। दोनों में अच्छा पार्टिसिपेशन करो, नोट्स बनाते जाओ, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस एक ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम ध्यान नहीं दे पाते, और इस पर मेरा बहुत अधिक फोकस है। बाकी चीज़ें तो कंटेंट आपको मिल ही जाता है, ये कंटेंट ऐसा है जो बहुत फोकस है। बाकी हम लोग जैसे हिंदू में करते हैं सारी और भी चीज़ें कवर हो ही जाती हैं, तो इन एरियाज़ को ध्यान में रखना है। ठीक, अब्रप्ट नॉर्थ अटलांटिक ओवरटर्निंग हैव इम्पैक्टेड द क्लाइमेट सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब, ये स्टडी आपकी कहती है। अब देखो ये डायग्राम आपका आया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अटलांटिक ओशन है, दिस इज़ अटलांटिक ओशन। और ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अटलांटिक ओशन, ये आपका डेनमार्क है, ये डेविस स्ट्रेट है, दिस इज़ डेविस स्ट्रेट। ये आपकी यूरोपियन ब्रिटेन और ये सब यूके का जो पार्ट है। ये नॉर्वेजियन सी है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, फ्रांस स्ट्रेट है, लैब्राडोर बेसिन है, इर्विंगर बेसिन, आइसलैंड बेसिन है। ये अलग अलग एरियाज है, नॉर्थ अटलांटिक करंट्स हैं। अब ये जितने भी एरिया, इफ़ यू कैन सी हियर, अगर आप इसको देखो तो जो पानी है इधर से आएगा, पानी ठंडा पानी आएगा, इधर से पानी जो रहेगा वो गर्म होगा कंपेरेटिवली। तो जनरली क्या है कि एक सर्टेन पैटर्न है पानी के मूवमेंट का, दैट इज़ बीइंग फॉलोड इन अटलांटिक ओशन। जैसे डिफरेंट यू हैव ओशनिक करंट्स, बहुत सारी जो है ओशनिक करंट्स जो हैं वो आपकी होती हैं, बहुत सारी ओशनिक करंट्स होती हैं। दीज ओशनिक करंट्स बेसिकली वर्क्स, और ये जो ओशनिक करंट्स हैं, यही ओशनिक करंट्स बेसिकली जैसे इधर से अगर मूव करेंगे तो इधर गर्म पानी को ठंडी जगह लेकर जाएंगे, ठंडे पानी को इधर लेकर आएंगे गर्म। तो एक तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यही जो ओशनिक करंट्स हैं, दीज ओशनिक करंट्स इफ़ यू टॉक अबाउट, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, बिकॉज यही ओशनिक करंट्स बाद में, जैसे अगर पानी गर्म है, जैसे छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, एल नीनो वाला ही एग्जांपल अगर ले लो, तो पेरू करंट जो कि ठंडी करंट है और पैसिफिक ओशन रीजन में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एल नीनो जैसा इवेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये इतना बदलाव ला सकता है। तो कहा क्या गया, इट हैज़ बीन हाईलाइटेड कि पहले के समय जितने भी, मतलब पहले भी कई बार क्या हुआ कि इसमें जो बदलाव हुआ, पानी के जो नेचर है मूवमेंट में, गर्म ठंडा पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो चेंजेस आए, ये भी एक बड़ा फैक्टर क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना। ये जो पूरा है इसे हम लाइक वी ऑल्सो कॉल इट एज अटलांटिक ओशियन करेंट्स भी हम कहते हैं, और पानी जो मूव कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक चीज़ कही गई है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट का नाम रखा गया है डांस गार्ड। इफ़ यू सी दिस इवेंट, उसको कहा गया डांस गार्ड ऑस्चेंगर इवेंट। तो ये क्या है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से आपका लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रिपीटेडली ऑकर्ड विद इन अ फ्यू डिकेड्स, मतलब अप टू 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया। ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल ये उस समय भी देखने को मिला बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस जो अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिला, जो पानी का सर्कुलेशन है दैट हैज़ बीन अफेक्टेड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मॉडल सिमुलेशन फाइंड द कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ बरहम सी।
अब देखो ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली देखो ऐसे टॉपिक्स हम कवर नहीं करते हैं। कोई भी चैनल चेक करोगे तो ये कंटेंट ऐसा कवर होता नहीं है, लेकिन हमें कवर करना है, हो ना हो, भले जितने भी लोग देखें। बट ये टॉपिक्स आज के समय में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ का नाम इसलिए मैंने जीईएस सीरीज़ रखी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस सीरीज़ है। ये सारे जितने भी एडवांस टॉपिक्स है सारे आपके कवर हो रहे हैं। तो मॉडल सिमुलेशंस फाइंड द कॉज ऑफ अनयूजली हाई टेम्परेचर। अब इसमें हमें जानना है बोरहॉम सी के बारे में। तो बोरहॉम सी बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे तो ये बाल्टिक सी है, ये लिथुएनिया, लैटविनिया, एस्टोनिया, रशिया, पोलैंड और ये बाल्टिक सी। यहाँ एक छोटा सा ये जो रीजन है ये बोरहॉम है, ये बोरहॉम रीजन है। और यहीं पे ये एक आइलैंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बोरहॉम बेसिकली दानिश आइलैंड है, बाल्टिक सी में लोकेटेड है। एंड यहाँ पास में अगर फिर कंट्रीज भी आप देख सकते हो कि ये बोरहॉम है, प्लस ये पोलैंड है, ये जर्मनी का रीजन है, लिथुएनिया का रीजन है, ठीक है। तो ये बाल्टिक रीजन है और ये बोरहॉम रीजन है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे ये गेराक है, गेटा है, डेनमार्क है, दिस इज़ डेनमार्क। इसी से रिलेटेड ये आइलैंड्स भी हैं सारे, जैसे ये कोपेनहेगन है, जीलैंड करके हमेशा बोलता है। और यहाँ में बोरहॉम की बात करते हुए डेनमार्क को ही बिलोंग करता है। तो ये थोड़ा सा मैपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जो कि न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डाउन टू अर्थ के अंदर ये पब्लिश हुई है न्यूज़, और ये इस एनिमल से रिलेटेड है, दिस इज लिंक्ड विद दिस एनिमल। तो ये पूरा अगर आप एनिमल देखोगे ना इससे रिलेटेड है, और ये एनिमल है और इसके कुछ फीचर्स हमें जानना है। और बेसिकली मार्सुपियन जैसे पिछली बार प्रीलिम्स में आया था, और एक और टर्म होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं दैट ये एकिडनास, ये जो एनिमल है इनको एकिडनास बोलता है, कॉल्ड एज एकिडनास, इसको नोट कर लेना, एकिडनास बोलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये हेजहॉग, ये भी एक प्रकार से, और एंट ईटर दोनों का मिक्सचर है। हेजहॉग भी ऐसे ही देखने में लगता है, बट इनसे ये कोई रिलेटेड नहीं है, ये याद रखना है। ये देखने में तो इनके जैसा है, बट इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न लोग इस तरीके से बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्पीसीज है शॉर्ट बीक एकिडना, जिसे हम ये इसका नाम दे रखा है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, सारे पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। दूसरा ये कहा गया कि ये क्या है, एंशियंट एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग मैमल है जो कि एग ले करते हैं। फिर उसके बाद डेजर्ट टू स्नो, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, डेजर्ट से लेके स्नो तक। एंड हाइबरनेशन का मतलब कि ठंड के टाइम पे ये सो जाते हैं, जैसे स्नेक और ये सब होते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है दैट इज मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स। मोनोट्रीम एंड मार्सुपियल, दोनों में अंतर क्या है, जो मेन डिफरेंस है ये ध्यान रखना, जो मेन डिफरेंस है मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स में, कि मोनोट्रीम्स एग ले करते हैं, मार्सुपियल्स बर्थ देते हैं लाइव यंग वंस को, एंड फर्दर डेवलप्स इनसाइड अ पाउच ऑफ अ मदर्स बॉडी। फर्दर जो ये मदर बॉडी के अंदर ये आपका डेवलप होते हैं, मतलब बच्चा है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कंगारू इज अ मार्सुपियल। और यहाँ पे ध्यान, तो मोनोट्रीम्स क्या है, मोनोट्रीम्स बेसिकली दे लेग एग, ये एग ले करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे डिफरेंस दे रखे हैं, जैसे मोनोट्रीम्स का मतलब होता है ले एग्स होते हैं। फिर मार्सुपियल्स बेसिकली रिफर्स टू मैमल दैट गिव बर्थ इनकम्प्लीट डेवलप्ड यंग, स्पेशली पाउच में देते हैं, जैसे कंगारू है पाउच में जन्म देते हैं। 5 स्पीसीज़ है आइडेंटिफाई इस समय तक की गई है, 334 ऐसी स्पीसीज ये एग ले करते हैं, ये बर्थ देते हैं अंडर डेवलप्ड यंग को। प्लासेंटा नहीं होता इसमें, सिंपल प्लासेंटा होता है, मतलब जिससे बच्चा मदर से कनेक्टेड होता है उसे प्लासेंटा बोलते हैं। निपल्स नहीं होते, इनके निपल्स हैं। बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर है। डू नॉट हैव टीथ, दे हैव मोर टीथ देन प्लासेंटल्स। तो ये थोड़े फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने आपको बताए हैं, डाउन टू अर्थ, और कई सारी जगह से ये टॉपिक मैंने पिक किए हैं। अभी रात को 2-3 बजे मॉर्निंग के अंदर मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर सो के, और फिर उसके बाद हम लोग हिंदू डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेशन को लाइक करें, कमेंट आप लोग ज़रूर से करें। अभी धीरे धीरे आप लोग ऐसा आलस आ जाएगा यार, कौन कमेंट करे, मॉर्निंग का टाइम है। कमेंट जरूर से करें, पार्टिसिपेशन एटलीस्ट सेशन आप कब अटेंड करते हैं जरूर से मेंशन करें। तो स्ट्रेटेजिक फार्मिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो बिफोर आई स्टार्ट, सुबह 7 बजे आपका हिंदू का सेशन आज के समय में होगा, जैसे आज हुआ था उसी तरीके से कल भी होगा। हर दिन आपका मॉर्निंग 7 बजे सेशन शुरू हो जाएगा हिंदू का। कोशिश करो लाइव आने की, एक डिसिप्लिन ज़रूर से आपको रखना चाहिए।
उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी आप प्रिपरेशन करें तो उसमें जैसे इस सेशंस अटेंड करते हैं तो नोट्स ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से करें, सेशन को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें, और कब सेशन अटेंड करते हैं ज़रूर से बताएं। द स्ट्रेटजिक फार्मिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, देखो ये क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस बेसिस में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अल्टरनेटिव की तरफ भी देखा जा रहा है। कई प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो स्ट्रेटजिक फार्मिंग बेसिकली जो भी आप फार्मिंग एक्टिविटी करते हो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में देखते हुए प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी को डेवलप करते हुए कि ये क्रॉप ग्रो करनी है, ये इरिगेशन इस तरीके से करना है। तो ये जो तरीके से जब हम यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल प्लानिंग और पूरा सारा करके जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल होता है जिसे हम स्ट्रेटजिक फार्मिंग भी कहते हैं। तो स्ट्रेटजिक फार्मिंग में जैसे एक मार्केट को क्या ज़रूरत है, हम कितना प्रोड्यूस करें, क्या एक्सपोर्ट करें, मार्केट में कितना डिमांड है, कितना अमाउंट आ रहा है, कॉस्ट क्या है, हर चीज़ जो देख के प्रॉपर जो फार्मिंग एक्टिविटी होती है उसे हम स्ट्रेटजिक फार्मिंग बोलते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर वैली इडाहो, ये कहाँ लोकेटेड है, यूएस के अंदर लोकेटेड है, तो ये फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे लेड पॉइजनिंग का ये न्यूज़ आपका है, माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लेड रिलीज़ हुई थी और उस लेड की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो यहाँ पे ये लेड पॉइजनिंग याद रखना है, लेड पॉइजनिंग की वजह से ये जगह न्यूज़ पे, और काफ़ी अधिक अगर मान लो लेड कंज्यूम हो कंटिन्यूस बेसिस में तो काफ़ी अधिक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको याद रखना है ये रीजन न्यूज़ में जिसे नाम है सिल्वर वैली। सिल्वर वैली यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है और यहाँ पे ये एलन माउंटेन्स भी लोकेटेड है नदर्न इडाहो में। ये बेसिकली यूएस के अंदर आपका लोकेटेड है एंड दिस प्लेस इज़ नोन फॉर माइनिंग हेरिटेज डेटिंग बैक टू 1818। इतना पुराना मतलब माइनिंग हेरिटेज, माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पहले भी काफ़ी समय से आपकी हो रही है। फिर रिसर्चर्स डिमोस्ट्रेट डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन एटमॉस्फेयर विदाउट सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें देखो एनवायरनमेंट का प्रश्न बन सकता है। जनरली कहा जाता है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है इसका फॉर्मेशन अगर करना है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। SO2 जैसी गैसेस मान लो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें आपका ये जो गैसेस हैं ये आपकी रिलीज होती हैं। अगर सपोज इफ़ यू हैव अ वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन अगर होता है तब ये गैस जो है वो आपकी रिलीज होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि इवन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपका हुआ है, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ है इन द एटमॉस्फेयर विदाउट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के बिना जो आपका ये किया जा सकता है। तो ये कहा गया कि जो गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड है ये फॉर्म कर सकते हैं पार्टिकल्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लाउड्स। इट मीन्स जो गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड है दैट कैन फॉर्म पार्टिकल्स दैट इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लाउड। जैसे क्लाउड्स भी होते हैं ना जो उसमें क्या होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसी के अराउंड मॉइस्चर आपका इकट्ठा होता है, मॉइस्चर इकट्ठा होता है और फिर जैसे मॉइस्चर आपका इकट्ठा हुआ फिर आपके बादल बनते हैं और फिर बारिश बनती है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड जो है दिस सल्फ्यूरिक एसिड कैन फॉर्म पार्टिकल्स, जो गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड है वो पार्टिकल्स फॉर्मेशन में भी बहुत रोल प्ले करती है जो कि फर्दर क्लाउड के लिए भी इंपॉर्टेंट रख जाता है। तो जो फॉर्मेशन है सल्फ्यूरिक एसिड इन गैस फेज डायरेक्टली अफेक्ट द रेडियो एक्टिव फोर्सिंग एंड अर्थ क्लाइमेट। तो जैसे कई ये जो पार्टिकल्स आपके होते हैं इसमें सूरज की रोशनी आ रही है इस टाइप से, फिर आपकी रिफ्लेक्ट होती है जो सूरज की रोशनी आपकी है, सो दैट विल बी देयर। जैसे मान लो आई इस तरीके से और ये फिर प्रॉपर ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, इस तरीके से आपकी रिफ्लेक्ट करती है। इसे हम एल्बिडो शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं इन पार्टिकल्स फॉर्म होने में गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। तो जनरली कहा जाता था कि अगर मान लो सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जो कि फिर अर्थ की रेडिएटिव और ये जो अर्थ का क्लाइमेट है वो भी अफेक्ट होगा। क्योंकि सूरज की रोशनी अगर मान लो पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो सूरज की रोशनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, सूरज की रोशनी कम पहुँचेगी, तो जो अर्थ की हीट बजट है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। अर्थ की जो हीट बजट है दैट विल ऑल्सो बी affected. तो sulfuric acid in the atmosphere can also be formed directly by the oxidation of the organic sulfur compound. तो जो सल्फर कंपाउंड है दैट सल्फर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आपका जो सल्फर कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो नए पाथवे है जिसमें हम लाइक जो सल्फर कंपाउंड है दिस सल्फर कंपाउंड
दिस सल्फर कंपाउंड बेसिकली इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन के बाद एंड देन यू हैव अ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एंड ये मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है लाइक ओशियन पे, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन ओशियन लेवल पे वो इसी की वजह से होता है, और इसका फिर इम्पैक्ट भी क्लाइमेट और इन सब में भी काफ़ी अधिक होता है। सो ऑर्गेनिक सल्फर जो कंपाउंड है मेनली एमिट किया जाता है जो कई प्रकार के रिसोर्सेस है, बायोजेनिक रिसोर्सेस हैं। एंड जो सल्फर साइकिल है ये भी अर्थ क्लाइमेट की अगर बात करें तो इसमें भी बिकॉज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड मीथेन सल्फोनिक एसिड इनिशिएट न्यू पार्टिकल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपकी सल्फर साइकिल है, यू हैव अ सल्फर साइकिल, और इस सल्फर साइकिल में भी लाइक ये जो ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है दे फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और मिथेनो सल्फोनिक एसिड, इसके फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं, और ये फर्दर पार्टिकल्स फॉर्मेशन में मदद करते हैं जो कि हमें वी कैन से कि जो क्लाउड फॉर्मेशन और जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो अर्थ के क्लाइमेट में के लिए ज़रूरी है, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स ही सूरज की रोशनी एमिट और ये सब होती है सूरज की रोशनी, तो ये पूरा क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में एक बड़ा रोल रहता है। तो सल्फेट पार्टिकल्स जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को जैसे मान लो ये सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसको भी कई प्रकार से जो है ये रिफ्लेक्ट भी करती हैं, स्कैटर्ड करती हैं। तो सूरज की जो रोशनी आपकी आ रही है तो उसको डिटरमाइन करने में इन पार्टिकल्स का बड़ा रोल रहता है। व्हाट मेक्स इडालिया सो पोटेंट, फीडिंग ऑन डेंसली वार्म वाटर दैट एक्ट लाइक अ रॉकेट फ्यूल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे कहा गया कि जो हरिकेन है, हरिकेन इडालिया हरिकेन इडालिया। तो हरिकेन बेसिकली जैसे क्या है, जैसे मान लो आप अगर देखो तो यहाँ जैसे मान लो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बनने के लिए लगभग अगर देखा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की कंटिन्यूस सप्लाई, एक तरफ 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की सप्लाई, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जैसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे इधर जो अटलांटिक ओशन और इधर होंगे उन्हें हरिकेन बोलता है, इधर साइक्लोन बोलते हैं, इधर टाइफून्स बोलते हैं, ये जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का रीजन है वो टाइफून्स बोलते हैं। तो यहाँ साइक्लोन्स है, यहाँ ये बन रहा है ये टाइफून्स है, हरिकेन्स है। तो अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया और फिर आपका पैसिफिक ओशन हो गया। तो ये यहाँ पे ये हरिकेन्स है। तो अभी ये डालिया करके एक हरिकेन है। जनरली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलेंगे अगर स्पीड लगभग 222 किलोमीटर के ऊपर है। वेरियस सीवियर ये देख सकते हो आप, साइक्लोनिक स्टॉर्म 118 से 221 किलोमीटर, और सीवियर साइक्लोनिक जो स्टॉर्म है 88 से 117, साइक्लोनिक स्टॉर्म 62 से 87, डीप डिप्रेशन 52 टू 61, डिप्रेशन लेस देन 51। तो यहाँ पे याद रखना कि जो साइक्लोन्स हैं उन साइक्लोन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और ये डिवीज़न बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, दैट इज़ स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ विंड पर निर्भर आपको करता है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन फ्रॉम वॉल्केनिक सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो ये सब रिसर्च हैं, अगर आप देखोगे ना अभी की ही रिसर्च है। इसमें एक टॉपिक आता है ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट। तो ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट क्या है कि मतलब ये एक ऐसी स्थिति आई थी, एक समय आया था जिसमें लाइक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो आपकी आई थी। तो यहाँ पे कहा गया ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट, ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ऑक्सीजन हॉलोकॉस्ट, टाइम इंटरवल, जो कि अर्थ का ये एक समय था व्हेन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड शैलो ओशियन फर्स्ट एक्सपीरियंस द राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। O2 का जो कंसंट्रेशन है बहुत अधिक बढ़ गया था। तो ये टाइम इतना याद नहीं रखना है, बट आपको याद रखना है कि ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट क्या है, किससे लिंक्ड है, तो ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। द हिंदू का सेशन सुबह 7 बजे ऑलरेडी हो चुका है, डेली सुबह 7 बजे होगा और सभी को सुबह 7 बजे अटेंड करना है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं अभी मेरा जॉब है मैं नहीं कर। उठो, जल्दी उठो, टाइमली उठो और सुबह 7 बजे सब लोग को आना है। आज काफ़ी लगभग 60-70 बच्चे थे लाइव। आई वांट कि लगभग आपका 200+ लोग जो हैं लाइव होने चाहिए। तो ये आपका एम है। कल मुझे लगभग 200+ लोग चाहिए जो कि सेशन को लाइव देखें और धीरे धीरे आपको पार्टिसिपेशन अपना इम्प्रूव करना है। पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया कि एक डिसिप्लिन आपको लेकर आना है कि मुझे जल्दी सुबह उठना है, पढ़ाई एक इवेंट आपने किया, फिर अपना जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ उन पर आप फोकस करें। तो मैपिंग जो है काकापो पॉपुलेशन। अब आपसे पूछे रिसेंटली काकापो न्यूज़ में था, ये क्या है? ये इस प्रकार का एक पैरेट है,
ककापो इसको बोलते हैं। और ये क्या है कि लाइक ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। एंड ये नाइट पैरट है, ये आप याद रखो, ये फैक्ट याद रखना, इट्स अ नाइट पैरट। नाइट पैरट, पैरट आप सभी ने देखा भी होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे जनरली ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और अभी इसकी जेनेटिक मैपिंग हुई है। जेनेटिक मैपिंग मतलब जेनेटिक लेवल पे इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, जो जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट हैं, और ये सब स्टडी जो है आपकी की जा रही है। उस बेसिस पे काफ़ी सारे जो जानकारियाँ हैं वो पता चलेंगी, कई बीमारियों से इसको बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे जनरली ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एंड ये कुछ ही साल तक ब्रीड, कुछ ही महीने तक, लाइक ओनली ब्रीड एवरी फ्यू ईयर्स। एंड जैसे कुछ फ्रूट्स हैं ऑफ द नेटिव रीमू ट्री, उसको ये कंज्यूम करता है। कई प्रकार की बीमारियां जैसे फंगल इन्फेक्शन है एक फंगस की वजह से, तो ये एस्परजिलोसिस करके है इसका इन्फेक्शन। और दूसरे जो एग्स हैं, जो मैनी ऑफ देयर एग्स आर इनफर्टाइल, मतलब उससे फिर जो बच्चा है वो नहीं निकलता। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये आपको पहली चीज़ याद रखना है कि ककापो रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इट सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ सच एज फंगल इन्फेक्शन, और ये जिस तरीके की डिजीज़ है दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर। दूसरा एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। और फिर आपको ये भी याद रखना है दैट इज़ रीमू ट्री है, उसका फ्रूट ये कंज्यूम करता है। और फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं सकता है, नाइट पैरट है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये फैक्ट्स याद रखना, स्पीसीज़ के ऊपर काफ़ी प्रश्न दे देते हैं क्योंकि डाउन टू अर्थ के अंदर आया, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आया डेफिशिएंसी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट इन सॉइल लिंक टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पाए जाते हैं। एंड ये जो प्लांट्स का न्यूट्रिशनल ग्रोथ है या प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर प्लांट में प्रेजेंट होंगे तो फिर हम उस प्लांट की किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, तभी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनमें भी प्रेजेंट होंगे, देन ओनली द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विल बी प्रेजेंट। तो लगभग 17 एसेंशियल प्लांट ग्रोथ के लिए, जिसमें से प्लांट ग्रोथ के लिए एलिमेंट्स हैं, उसमें से 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें एक बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंक है और निकल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑफ द 17 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ 8 आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और निकल, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका करते हैं। अब जनरली जैसे हो क्या रहा है कि जैसे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं, जैसे मान लो कोई प्लांट है, ये कहाँ से लेंगे, ये प्लांट है, ये लेंगे सॉइल से। और जो सॉइल है आपकी, सॉइल में भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दे शुड बी प्रेजेंट इन द सॉइल ऑल्सो, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर सॉइल में प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट्स में नहीं होंगे, और अगर प्लांट्स में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में भी रीच नहीं करेगा, और इससे जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड। ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड। तो सॉइल की जो जिंक अवेलेबिलिटी है एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द वुमेन, जैसे जिंक है वो वुमेन की हाइट से रिलेटेड है। फिर आयरन अवेलेबिलिटी अनीमिया और इस सब के लिए भी है। ह्यूमन में अगर जिंक की डेफिशिएंसी है जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। एंड मतलब जनरली ऐसी सॉइल जहाँ पे जिंक की अवेलेबिलिटी नहीं तो प्लांट्स में भी नहीं प्रेजेंट होगी, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होगी तो ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट आपके नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नो साइंटिफिकली प्रूवन अफेक्ट ऑफ नैनो लिक्विड यूरिया ऑन क्रॉप्स। ये रिसर्च आप ये कहती है, मतलब कि जो नैनो लिक्विड है, तो नैनो लिक्विड यूरिया के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये भी डाउन टू अर्थ के अंदर आया। सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, पार्टिसिपेशन अच्छा रखें। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस और करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा डेली बेसिस पे, तो इसको इस सेशन को देखें, नोट्स प्रिपेयर करें। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो ऐसी ना बॉटल सी आती है, इसे हम, ये लिक्विड नैनो यूरिया है, दिस इज़ लिक्विड नैनो यूरिया, ये लिक्विड नैनो यूरिया कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसमें क्या है, इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। जनरली जैसे मान लो ये प्लांट है, अब इस प्लांट में आप क्या करोगे, काफ़ी सारा जो, जैसे मान लो ये दिस इज प्लांट, इस प्लांट में आपने फर्टिलाइज़र डाला और फर्टिलाइज़र इस प्लांट पे रीच किया। फर्टिलाइज़र रीच करने के बाद और रीच करके प्लांट के ऊपरी हिस्से में जाएगा, मतलब जो प्लांट है प्लांट के जाएगा, और फिर ये जनरली जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की
वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट होंगी। प्लांट्स की जब हम बात करेंगे उसका जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, दैट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आपका मेट करेगा प्लांट का जब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जनरली क्या होता है कि खेत में बहुत सारा हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। अब इससे क्या है कि जो प्लांट्स को ज़रूरत नहीं उससे वो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स तक रीच कर जाते हैं, और ज़्यादा होने से क्या होता है, टॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। देयर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज टॉक्सिफिकेशन। तो टॉक्सिफिकेशन भी हो सकता है अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आप डाल रहे हो तो टॉक्सिफिकेशन। तो ये क्या है, ये नॉर्मल सा एक है, छोटा सा ही है, मतलब कई खेतों के लिए इतनी से लिक्विड बहुत अधिक होता है तो इसमें प्रेजेंट होता है। और जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो प्लांट्स हैं, इस प्लांट्स में स्प्रे किया जाता है और वो प्लांट्स में क्या होता है, नैनो यूरिया ऐसे करके अंदर जाती है। यहाँ पे छोटा सा होता है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ये छोटा सा छेद होता है, इससे अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद ये जितना प्लांट को चाहिए यूज़ कर लो और बाकी प्लांट स्टोर कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स को वही मिल रही है। अब फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, प्लस प्लांट्स पर भी अफेक्ट होता है, सॉइल की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। फिर जनरली वही सारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो हमारे शरीर में भी जा सकते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे तो उससे टॉक्सिफिकेशन भी हो सकता है। तो जो नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया कुछ इस प्रकार से आपका जो है कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आपका एक अभी टर्म मेंशन है, दैट इज सैम्पलिंग सॉलिडारिटी। ये टर्म अभी इस समय न्यूज़ में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, सैपलिंग सॉलिडारिटी का क्या मतलब है। जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है बहुत बारिश हो रही है। अब मान लो ये धान का खेत है, अब इसमें पूरा डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद ये सैपलिंग्स होती हैं जिसको ट्रांसप्लांटेशन के हिसाब से, जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो किया जाता है, मतलब एक जगह पहले इसको उगाया जाता है फिर खेत में लगाया जाता है, जैसे राइस को किया जाता है, राइस में इस तरीके का किया जाता है। अब काफ़ी सारी बारिश की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ, तो पंजाब हरियाणा और ये कुछ एरिया के जो फार्मर्स हैं उन्होंने साथ में आए और उन्होंने क्या किया, इस तरीके से सभी जगह ये जो सैम्पलिंग है इनको पहुंचाया। तो ये जो एक प्रकार से इसमें ट्रेड यूनियंस मतलब किसान यूनियंस और ये सब भी काफ़ी मतलब साथ दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है इसे सैपलिंग सॉलिडारिटी शब्द इसके लिए इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है। तो आप एग्जाम्पल के रूप में भी मेंशन कर सकते हो, मान लो सोसाइटी कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ सकती है या कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स टू लेट टू इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज, ये डाउन टू अर्थ के अंदर ये न्यूज़ आई है जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी पे क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो एक्सट्रीम वेदर की वजह से चाइल्ड अर्ली और फोर्स्ड मैरिज आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ जैसे मान लो जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, गरीबी, ये सब इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में साइक्लोन आयला करके आया था, उसमें डॉटर की जो मैरिज है, डॉटर्स वेयर मैरिड अर्ली, जिससे कि इकोनॉमिक और फूड बर्डन रिड्यूस किया जा सके हाउस होल्ड के अंदर, ये स्टडी कह रही है। केन्या के अंदर यंग ब्राइड्स जो हैं उनकी हेल्प ली गई, जैसे लेबर डिमांड और जिस तरीके से बढ़ती गई, उसमें भी ये रहा कि घर में 2 लोग आएंगे तो 2 लोग काम करेंगे, अर्निंग इंक्रीज़ होगी। मलावी के अंदर गर्ल्स जो हैं दे आर एक्सपोज टू ड्रॉट, जहाँ पे भी वहाँ पे भी जो मैरिज है वो तेज़ी से आपकी इंक्रीज हुई, अर्ली एज में मैरिज कर दी गई। इंडिया के अंदर जिन रीजन के अंदर आपका लाइक डावरी बहुत ही कॉमन है, तो वहाँ भी जो ब्राइड्स फैमिली है जहाँ पे मतलब डावरी कॉमन है, तो वहाँ पे भी जल्दी शादी करने का प्रयास किया गया कि ड्रॉट की सिचुएशन है, ये पैसा नहीं रहेगा। और ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज में और जो एक चीज़ कही गई, जो मॉडर्न स्लेवरी और इंक्रीज़ हुई, मोर देन 1.9 मिलियन जो लोग हैं, 1.9 मिलियन अफ्रीका में फोर्स्ड मैरिज उन्हें फेस करना पड़ा, मतलब फोर्स्ड मैरिज जो है वो देखने को मिली। उसके अलावा लगभग 3.8 मिलियन आपका फोर्स्ड लेबर जो है वो देखने को मिला। फैक्ट्स आप नोट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, ये भी डाउन टू अर्थ का है। अब इसमें देखो क्या है कि स्टडी फाइंड करती है फिश सरप्राइजिंगली रेजिस्टेंट टू मैराइन हीट वेव्स। मैराइन हीट वेव्स के कंटेक्स्ट में है। मैराइन हीट वेव्स का मतलब हो गया जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूस बेसिस में, तो पानी गर्म हो रहा है, उसका इम्पैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, ये एक चीज़ हमने पढ़ी होगी। तो कोरल ब्लीचिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोरल्स हैं, कोरल्स के ऊपर एक एल्गी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं जूज़ैंथिली एल्गी,
ये एल्गी हम कहते हैं जूज़ैंथेली एल्गी। अभी जो जूज़ैंथेली एल्गी है, अगर इसकी बात करें, ये हाई टेम्परेचर की वजह से डेथ हो जाती है और फिर खाली कोरल बचता है, उसे हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। हाई टेम्परेचर्स, हाई सैलिनिटी, मतलब जब नमक का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सो फिश जो है सरप्राइजिंगली रेजिस्टेंट टू द हीट वेव इन द ओशन। जो फिश हैं दे आर, मतलब ये तो स्टडी कह रही है कि जो हीट वेव्स है आपकी उसके प्रति वो रेजिस्टेंट डेवलप उसने किया। तो मैराइन हीट वेव्स जो हैं, ब्लीचिंग ऑफ स्पॉन्जेस, कोरल्स, सी बर्ड्स, इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। प्लस जैसे हार्मफुल अलगल ब्लूम्स देखने को मिलता है, मतलब एल्गीज बहुत तेज़ी से स्प्रेड आपकी जो है वो होती है, वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखता है, आदित्य सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द श्रीहरिकोटा टू स्टडी सन, स्पेस एंड वेदर। यहाँ पे आदित्य L1 पे आज मैंने द हिंदू के सेशन पे भी डिस्कशन किया। इससे पहले टॉपिक हम लोग डिस्कस किए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें सौरभ पांडे UPSC चैनल को। और इसमें आप हिंदू का सेशन आता ही है मॉर्निंग के अंदर, सुबह 7 सवा 7 बजे के बीच में। प्लस ये GS सीरीज़ में जोग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, प्लस और भी काफ़ी सारी चीज़ें भी मैं स्टैटिक पार्ट भी इसमें कवर करूँगा, NCERTs एंड ऑल, वो भी आपका बढ़िया हैंड रिटन नोट्स में अच्छे तरीके से कवर होगा। तो उसको भी, उसके लिए भी आप लोग ज़रूर से फॉलो करें और कोशिश करें डेली बेसिस पे, जैसे जो क्वेश्चंस भी मैं आपको देता हूं तो उसका भी आंसर राइटिंग करें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आई एम लॉन्चिंग, 15 सितंबर से क्लास आपकी शुरू होगी। अब एक नए प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग काम करेंगे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे मेरा ही प्रयास रहेगा। उसमें जो भी मेरे द्वारा कोर्स है, कंटेंट है, वो आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ सूरज है, यहाँ पे आपका अर्थ है और ये मून है। यहाँ पे L पॉइंट, जिसे लैंग्रेज पॉइंट बोलते हैं, ये एक ऐसी स्थिति आपकी बनती है जहाँ पे सन है, फिर अर्थ है, और यहाँ पे ये लैंग्रेज जो पॉइंट है, यहाँ पे ये ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे सन का पुल और अर्थ का पुल ऑलमोस्ट बैलेंस होता है। सपोज़ करो अगर सन का पुल ज़्यादा होगा तो कोई चीज़ इसकी तरफ खींचेगी, अर्थ का पुल ज़्यादा होगा कोई चीज़ इसकी तरफ खींचेगी। दोनों बैलेंस्ड होंगे तो बहुत ही आसानी से जो भी स्पेस मिशन में स्पेस क्राफ्ट यूज़ हो रहा है वो ईजिली आपका एक ही स्पॉट पे प्रेजेंट, मतलब उसी जगह पे इजीली वो मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ ध्यान रखें तो स्पेस क्राफ्ट लगभग ट्रैवल करेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर, लैंग्रेज पॉइंट लगभग 15 लाख किलोमीटर रीच करेगा। 15 लाख किलोमीटर आपका रीच करेगा उस जगह पे पहुँचने के लिए। और सूरज लगभग 14 से 15 करोड़ किलोमीटर है, तो मतलब 1% की डिस्टेंस हम रीच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उस पॉइंट पे रीच करके हम ऑब्जर्व करेंगे सन में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको है। और लैंग्रेज पॉइंट में प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि दोनों का इक्विलिब्रियम होता है, ग्रेविटेशनल पुल और ये सब बैलेंस्ड हो जाता है, तो फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ही कम आपका जो है वो रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस ही हम जो है रीच करेंगे। इससे पहले भी कई प्रयास किए गए हैं L1 पॉइंट के अंदर। तो जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो जो लॉन्च किया गया था 1995 में, जिसका काम था सन और एटमॉस्फेयर डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी, जो कि लॉन्च 2015 के अंदर हुई थी। और सोलर विंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी के लिए जैसे प्रयास आपके किए, तो मतलब कई प्रयास आपके किए गए। डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई 2015 में, और ये सब कहाँ पे प्लेस किए गए थे? L1 का जो पोजीशन है वहीं पे। एंड L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट भी बन जाता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्लिप्स, मतलब हमेशा सूरज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। US, रशिया, यूरोप, चाइना, जापान, इन्होंने ऑलरेडी अपने सोलर मिशंस लॉन्च कर रखे हैं, मतलब इंडिया पहला है, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला है। और आदित्य L1 विल फर्स्ट रीच द लोअर अर्थ ऑर्बिट, मतलब 300 से 400 किलोमीटर तक की डिस्टेंस रीच करेगा। फिर उसमें जो प्रोपल्शन है, मतलब जो एक स्टार्ट होगा वहाँ से थ्रस्ट मिलेगा और फर्दर उसको L1 उसमें जो पॉइंट है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर ये है कि जो सूरज है, सूरज की जो आउटर लेयर है उसको हम कोरोना बोलते हैं, और यहाँ से कई जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उन्हें कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। कंसेप्ट होता है जिसे हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं या फिर सोलर विंड बोलते हैं। तो ये जो सोलर फ्लेयर या विंड की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स आपके रिलीज होते हैं, और ये अगर सपोज करो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के अरोरास का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो कोरोनल मास इजेक्शन इसको स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे आके हमारे मतलब सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन है, बहुत चीज़ें जो है इससे आपकी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फंगा UN वांट्स अस टू ऑल सीट अलॉन्ग विथ फ्लोरा एंड फौना। तो जनरली ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप जब बात करते हो कंजर्वेशन की तो उसमें प्लांट एनिमल की बात करते हो, फंजाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए भी बातचीत करनी है। तो ये आर्गूमेंट आप जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे कभी हो तो लिख सकते हो। जैसे लगभग 6 किंगडम है बायोलॉजी के अंदर, उसमें एक फंजाई भी है,
प्रोटिस्टा भी है, ये सब भी हैं। एंड हम बात सिर्फ प्लांट और एनिमल्स की ही करते हैं, तो ये सब का अपने काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस रोल को भी हमें ध्यान में रखना। ये चीज़ आपकी कही गई जब भी हम कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप लॉन्च हो चुका है, तो डाउनलोड नहीं किया जरूर से करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसमें ई बुक भी है। ई बुक लगभग जो आज जितने लोग भी जुड़ेंगे उन सभी को ई बुक आपको अवेलेबल होगी। इसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से, तो फ्री ई बुक रहेगी और उनको मेल आपका मतलब जो आपका जब आप ऐप से जुड़ोगे तो आप तक वो पहुंच जाएगी ई बुक आज ही। और इस ई बुक में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंटेंट कवर्ड आपका रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है, इसका आप लोग जरूर से फ़ायदा उठाओ। मेरे द्वारा जो सेशन लिया जाता है उसका सभी पूरा जनवरी से लेकर जुलाई तक का कंपाइलेशन है उसमें, तो अल्टीमेट वो ई बुक है, तो वो भी आपको ऐप में मिल जाएगी, फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी मैंने लॉन्च कर दिया है, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट एडामेलो ग्लेशियर। अब यहाँ पे देखो हमें ये ध्यान में रखना, इस पर लेटेस्ट रिसर्च आई है एडामेलो ग्लेशियर के ऊपर। सो एडामेलो ग्लेशियर क्या है, लार्जेस्ट है इटालियन एल्प्स माउंटेन यहाँ लोकेटेड है। तो ये ग्लेशियर लोकेटेड कहाँ है, एडामेलो ग्लेशियर आपसे पूछे कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन इटली, मतलब यूरोप में लोकेटेड, एटलीस्ट इतना याद रखना है। फिर ये जो एडामेलो है यहाँ पे धीरे धीरे जो स्नोफॉल है वो कम होती जा रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ना, स्नोफॉल कम होती जा रही है, लोग यहाँ पे घूमने और इस टाइप से मूव करने लग गए हैं, अदरवाइज इतना आसान नहीं था। तो इनके बहुत इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और इन सब में रिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्लेशियर्स का अपना रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रीम एल नीनो वेदर सॉ साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट कार्बन सिंक स्विच ऑफ। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एल नीनो की इवेंट, जैसे भारत में भी एल नीनो इवेंट देखने को मिल रहा है, तो एल नीनो जो इवेंट है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे फॉरेस्ट और इन सब पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है, जनरली देखो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी लेवल पे देखो, तो जैसे मान लो ये पत्ती है, इसके ऊपर आपका जो है ये स्टोमेटा होता है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा क्या करता है, CO2 को अब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स एटमॉस्फेरिक जो कार्बन है, उस एटमॉस्फेरिक कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम ये स्टोमेटा के माध्यम से होता है। जनरली जब बाहर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, तो ये क्लोज होगा तो CO2 अंदर नहीं जाएगा। तो इससे क्या है, जो एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो कार्बन सिंक के रूप में काम करता है प्लांट्स, उसकी जो कैपेसिटी है वो भी आपकी रिड्यूस होती है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो एल नीनो इवेंट है, सूखे की स्थिति, हाई टेम्परेचर जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है। तो साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट जो कि आपके कार्बन सिंक के भी के रूप में कार्य करते थे, तो वो भी आपका इससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, यू कैन एक्सप्लेन दिस एस्पेक्ट। फिर देखो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के हैं, इनका जो कार्बन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी एबिलिटी है, दैट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, वो हमने डिस्कस किया है। दे विल नॉट एक्ट एज अ कार्बन सिंक, एंड ये आप कह सकते हैं कि ये इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल जो फैक्ट है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। एक बड़ा डेवलपमेंट आपका जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। सो एल नीनो इवेंट होता कैसे है, एल नीनो के लिए हमने ये डिस्कस किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये साउथ अमेरिका है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका पैसिफिक ओशियन है, दिस इज़ पैसिफिक ओशियन। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो करंट बहती है इसे हम पेरू करंट कहते हैं, और ये कोल्ड करंट होती है। तो इसका टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस से आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो इंक्रीज़ है टेम्परेचर का, इसकी वजह से देयर इज़ अ रिवर्सल, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसका रिवर्सल जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सूखे की स्थिति पड़ती है और यहाँ पे आपकी बारिश की स्थिति होती है, मतलब इस जगह पे रेनफॉल होगा, यहाँ सूखे की स्थिति जो है आपकी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब एल नीनो इवेंट की अगर हम जो है बात करें, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इस रीजन में हाई टेम्परेचर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ द एल नीनो इवेंट। जनरली कोल्ड की वजह से, कोल्ड अगर करंट है तो हाई टेम्परेचर आपका नहीं होता है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से समुद्र के सरफेस के, ये एल नीनो इवेंट की वजह से साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में भी अराउंड जो एरियाज़ हैं हाई टेम्परेचर आपका हो जाएगा, जिससे कि फिर अगेन जो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया, हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो आपके स्टोमेटा है दे विल बी क्लोज्ड, और जो CO2 है वो कम से कम एब्जॉर्ब होगा।
और जब CO2 कम से कम एब्जॉर्ब होगा तो फिर कार्बन सिंक के रूप में प्लांट्स भी आपके एक्ट नहीं करेंगे। इसी से जो अमेजन फॉरेस्ट है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। एंड ख़ास तौर से ये भी कहा गया कि जो अमेजन फॉरेस्ट है हाई टेम्परेचर और वाटर अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आपके वनरेबल्स हैं, तो वनरेबल है, तो क्लाइमेट चेंज से ये फ्यूचर के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। जो फॉरेस्ट एरिया है फॉरेस्ट एरिया दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हो इस टाइप के डेवलपमेंट हो रहा है। स्टॉर्म हैक्वी की अगर बात किया जाए तो स्टॉर्म हैक्वी बेसिकली हेड्स टू चाइना आफ्टर डबल लैंडफॉल इन ताइवान। तो ये हैक्वी बेसिकली एक टाइफून है जो कि आपका जैसे जनरली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली इनके लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है। और ये डिफरेंट लेवल पे होते हैं, जैसे आपके पास हरिकेन है और अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हरिकेन के अलावा जैसे मान लो आपका पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन में आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन आते हैं उन्हें हम टाइफून बोलते हैं। तो हर कोई जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, इट्स अ टाइफून काइंड ऑफ थिंग। और ये क्या है, एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी अगर आप देखो तो अगर जैसे मान लो ट्रॉपिकल, तो ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, तो वहाँ पे ये साइक्लोन्स उस कंडीशंस में जो है वो आपके क्रिएट होते हैं। दीज आर क्रिएटेड, जिनके लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई जरूरी है। तो मॉइस्चर जो सप्लाई आपका होता है, दिस मॉइस्चर बेसिकली इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो साइक्लोन बनता है उसके लिए। तो आपको याद रखना ताइवान रीजन को डबल इसने हिट भी किया है और इससे बहुत सारा डैमेज और ये सब भी देखने को मिला है। एंड पहले अपीयर टू डिपार्ट द आइलैंड और ताइवान को है, बट इसने फिर से लैंडफॉल किया है। और लैंडफॉल का मतलब क्या होता है कि जब साइक्लोन आपका टच करता है लैंड एरिया को, इट टचेज द लैंड एरिया, वो आपका होता है तब। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी शो अ डिक्रीज इन इंडियन ओशन साइक्लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। तो यहाँ पे देखो ये इंडियन ओशन रीजन है, दिस इज इंडियन ओशन रीजन। अब इस इंडियन ओशन रीजन के अंदर देखो ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, खासतौर से प्रीलिम्स मेंस या ऑप्शनल का ज्योग्राफी है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। तो GS पेपर 1, GS पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए भी और साथ में ऑप्शनल के लिए भी है। और अगेन आई एम स्टेटिंग सौरभ पांडे UPSC ऐप आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर लेना, तो उसमें फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी मैंने लॉन्च कर लिया, उसमें आज यूज़ करना इस कोड को SP सर करके, तो 2000 रुपीज़ और रिड्यूस हो जाएंगे। तो पूरा ऑप्शनल आपका काफ़ी कम अमाउंट में कवर होगा। 15 तारीख से क्लास शुरू होंगी, तो ये ऑफर आज के लिए ही है, तो इसको ज़रूर से आप लोग ज्वाइन करना। ऐप के अंदर आप जैसे ही आपको कोर्स कैटेगरी में जाओगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा, उसमें आप ये कोड डाल के ज्वाइन कर लेना SP सर, ठीक है। तो ये ऑफ़र है जिसमें 2000 आपको डिस्काउंट रहेगा, तो आप ज्वाइन, जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए जुड़ना चाहते हैं। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस भी यूट्यूब के अंदर आपकी कुछ रहेंगी जिससे आपको आइडिया लग सके। अब देखो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टडी शोज अ डिक्रीज इन इंडियन ओशन साइक्लोन्स। तो यहाँ पे क्या है, ये इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे साइक्लोन जो है वो डिक्रीज़ करने की बात की है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो थ्रेट है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ये सब हो रही है जो कि कंडीशंस क्रिएट कर रही है साइक्लोन्स के बनने के लिए। कुछ लेवल पे जैसे यहाँ पे साइक्लोन एक्टिविटी इंडियन ओशन रीजन में कम हो रही है, बट जो भी चेंजेस पैसिफिक ओशन में हो रहे हैं तो ये साइक्लोन फ्यूचर के अंदर आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, ऐसा आपका बोला गया है। अब जनरली ये भी कहा गया कि ये जो प्राइमरीली जो डिक्लाइन है, दिस इज ड्यू टू लो लेवल मॉड्यूलेटेड बाय द पैसिफिक डिकेडल ऑस्किलेशंस। तो यहाँ पे जैसे विंड शेयर का मतलब जनरली अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टर्म यूज्ड है, बार बार यूज्ड है इसमें, विंड शेयर। तो विंड शेयर क्या है, विंड की स्पीड और डायरेक्शन में चेंज, थोड़े ही डिस्टेंस में विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन में जो चेंजेस होता है उसको हम विंड शेयर बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये इस तरीके से मूव कर रही है, इसके डायरेक्शन में चेंज, इसकी स्पीड में चेंज, एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वर्टिकल लेवल पे। और ये बेसिकली क्या है कि जो टेम्परेचर में बदलाव एकदम से हो जाए या प्रेशर एस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे तो विंड शेयर जो है वो देखने को या मिलता है। तो विंड शेयर का मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो
जो पीडीओ है, पैसिफिक डिकेडल ऑस्किलेशन, तो पीडीओ बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये पीडीओ का मतलब क्या हुआ, जो सी सरफेस का टेम्परेचर है अलोंग द पैसिफिक ओशन, सी सरफेस टेम्परेचर अलोंग द पैसिफिक ओशन, उसमें कंटिन्यूसली बदलाव, कभी कूल कभी वार्म, कूल एंड वार्म की स्थिति बनी रही, कभी ठंडा कभी गर्म, तो ये स्थिति पीडीओ कहलाती है। और ये पीडीओ जनरली 20 से 30 साल में आपका होता है ये कूल और वार्म वाला जो फेस है ये देखने को मिलता है। एंड जो पीडीओ है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन है सी सरफेस टेम्परेचर में नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। तो ये थोड़ा याद रखना पीडीओ का मतलब क्या होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म इजीली नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 से 5 डिग्री का जो है उसमें क्या है कि कोरिलेसिस फोर्स या तो नहीं होता या बहुत वीक होता है। इस वजह से क्या है कि जनरली अगर आप देखोगे तो साइक्लोन बनते नहीं हैं, बट जो आपके विंड पैटर्न इंडियन ओशन रीजन में ये फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कोरिलेसिस फोर्स में क्या होता है कि इस फोर्स की वजह से ये इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो एक वर्ल्ड है वो क्रिएट करने में मदद मिलती है कोरिलेसिस फोर्स में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो इंडियन ओशन रीजन है उस इंडियन ओशन रीजन का जो विंड का पैटर्न है वो हेल्प करता है कि इक्वेटर के अलॉन्ग भी साइक्लोन बन सकते, इवन कोरिलेसिस फोर्स कम या बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्पिन को अलाउ करता है। एंड अगेन विदाउट द स्टॉर्म वीकनिंग विंड शेयर स्टॉर्म्स कैन मूव एंड स्ट्रेंथन मोर इजीली। सो विदाउट द स्टॉर्म वीकनिंग विंड शेयर मतलब जो स्टॉर्म को रोकने के लिए जो विंड शेयर होता है, विंड शेयर अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये जो कंडीशंस अवेलेबल है इंडियन ओशन रीजन में वो फैसिलिटेट करेंगी साइक्लोन को और बनने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फैसिलिटेट कर सकती है फ्यूचर के अंदर। ये फ्यूचर डेवलपमेंट की जो है वो बात हो रही है। जैसे इसमें कहा गया कि जैसे साइक्लोन ओखी आया था 2017 के अंदर और ये इक्वेटर के पास ही बना था श्रीलंका, और उसमें लगभग बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। और यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में ये हो रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इक्वेटर के अलॉन्ग भी जो साइक्लोन है बन सकता है। तो जनरली आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ये बताया जाता है कि इक्वेटर के अलॉन्ग नहीं बन सकता, बट अभी जो डेवलपमेंट है ये हाईलाइट कर रहा है कि इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके इक्वेटर के अलॉन्ग भी जो है बन सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वार्मिंग अलॉन्ग द इक्वेटर, तो यहाँ पे एक तो ये देखो जो वार्मिंग है इक्वेटर के अलॉन्ग, एक तो ये कंडीशन, दूसरा एब्सेंस ऑफ विंड शेयर, एब्सेंस ऑफ विंड शेयर एक ये फैक्ट याद रखो। दूसरा तीसरा जो फेवरेबल फेस है पीडीओ का, वार्म फेस जो है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी को फ्यूचर के अंदर इंडियन ओशन रीजन में इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्टडी आपकी कह रही है, ठीक है। ऑल्सो आई एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, देयर इज अ एक्सपेक्टेशन दैट इट में इंक्रीज, ऐसी स्टडी आपकी कही जा रही है। तो देखो ये आपको कहीं भी स्टैटिक पार्ट में नहीं मिलेगा, ये सब आपको पीडीओ क्या होता है, इक्वेटर के अलॉन्ग आपका बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ऐप भी जरूर से डाउनलोड करें, सौरभ पांडे यूपीएससी गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़रूर से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। और भी चीज़ें मैं काफ़ी सारे कोर्सेज आपके लिए लेकर आऊँगा, आकलन सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको मौका रहेगा कि आपके आंसर चेक होते रहेंगे, तो भी एक अच्छा मौका आपके लिए रहेगा। तो ऐप में ही सारे अपडेट्स और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी ई बुक आपको मिलेगी जिसमें 2000+ टॉपिक्स हैं, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इंस्पेक्शन फॉर वेस्ट अंटार्कटिका शोज मैराइन आइस शीट नॉट डिस्टेबलाइज्ड येट बट मे बी ऑन द पाथ ऑफ टिपिंग। अब देखो यहाँ पे ये रिसर्च है वो आपके हाईलाइट कर रही है, सर्टेन पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद द वेस्ट अंटार्कटिका रीजन। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट, जैसे मान लो हमारा जो ये अर्थ है, अब अर्थ में आपका जो ये इलाका है, जैसे ये आपका सदर्न पोल है, यहाँ पे इसे हम अंटार्कटिका रीजन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अंटार्कटिका रीजन। सो जो आइस लॉस है अंटार्कटिका रीजन में इज़ रिलेटिवली वार्म ओशन वाटर दैट एम्पलीफाइज द मेल्टिंग ऑफ द आइस शेल्फ्स। इट मीन्स व्हाट, जो पानी है, जैसे मान लो टेम्परेचर कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी है वो गर्म है। तो मान लो ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे का जो पानी है वो वार्म है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस शेल्फ्स। ये बड़ा फैक्टर आपका बन जाता है। एंड इससे क्या होगा कि जो आइस शेल्फ्स हैं, बिकॉज ऑफ देम देयर विल बी आइस लॉस भी देखने को मिलेगा, ये भी है ना, आइस लॉस देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई द अंटार्कटिका जो मार्जिन है विद ग्राउंडिंग लाइन्स, द जोन्स वेयर द ग्राउंडेड एंड द फ्लोटिंग आइस आर कनेक्टेड इज अ की इंडिकेटर ऑफ द आइस शीट हेल्थ। ये बहुत है, मतलब जैसे आपका बर्फ़ है, बर्फ़ और पानी का जो बर्फ़ और ज़मीन का जो ये रीजन है, तो इन दोनों यहाँ पे जो ये इलाका है ये
काफ़ी चीज़ें हाईलाइट करेगा कि वेदर वेदर द ग्लेशियर या आइस शेल्फ इज़ मेल्टिंग और नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जैसे एक कंसेप्ट मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में, एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन, तो एटलांटिफिकेशन बेसिकली कंसेप्ट क्या है? इट इज़ द कंसेप्ट विच हाईलाइट्स कि किस तरीके से, इट इज़ एन कंसेप्ट विच हाईलाइट्स दैट कि है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द एटलांटिफिकेशन, इट इज़ अ कंसेप्ट जिसके तहत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिक रीजन भी अटलांटिक ओशन की तरह हो रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ अटलांटिक ओशन मतलब क्या ये डिफरेंस है, व्हाट इज़ अटलांटिफिकेशन एंड व्हाट इज़ आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट, ये हमने ऑलरेडी पहले के सेशंस में डिस्कस कर रखा है। सो द मेन ड्राइवर हमें ध्यान में रखना है कि वार्म जो वाटर है दैट इज़ द मेन ड्राइवर। नेक्स्ट देखते हैं पैलियोलिम्नोलॉजिकल स्टडी। ये तिब्बतन अम्पायर के लिए मतलब ये कहा गया कि क्लाइमेट चेंज ही रिस्पॉन्सिबल था तिब्बतन अम्पायर को ख़त्म होने में। तो यहाँ पे ये कहा गया स्पेसिफिकली कि जो ये एम्पायर है, मतलब पुराना मैप है, ठीक है, तो ये है, इसके कोलैप्स के लिए क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल। अब मान लो यू आर राइटिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यू आर राइटिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इट, तो आप हाईलाइट कर सकते हो कि कैसे मतलब जो ये एम्पायर था, तिब्बतन एम्पायर था, दैट वाज आल्सो अफेक्टेड, दैट वाज बेसिकली अफेक्टेड, इम्पैक्टेड बाय द, या पूरी तरीके से ख़त्म हुआ था तिब्बतन एम्पायर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब इसमें ये भी याद रखना, पैलियोलिम्नोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है लेक सेडिमेंट। जो लेक होता है उसमें जो रिमेनिंग होता है, वो बचा हुआ जो सेडिमेंट है उसको देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। जो लेक सेडिमेंट है उसको स्टडी किया जाता है, उस बेसिस पे इन्होंने यह हाईलाइट किया। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉर्म किल्स 14। अब देखो मैंने कई सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस के आपके साथ कवर कर रहा हूँ। कल ज़्यादा कुछ पब्लिश नहीं हुआ था तो मैं सेशन नहीं ले पाया था। आज दोनों जो भी टॉपिक हैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस के, डाउन टू अर्थ के अंदर और भी कई सोर्सेस हैं वहाँ से, तो वहाँ से मैंने आपके लिए टॉपिक पिक कर लिया है। अब देखो स्टॉर्म किल 14 इन मेडिटेरेनियन सी, स्टॉर्म क्यों बढ़ रहे हैं, ये सब पे तो मैंने बहुत चर्चा आप लोग से किया है। अब एक मैपिंग का क्वेश्चन न्यूज़ में है। अब देखो टॉपिक कैसे पिक किया जाता है। इस टॉपिक का नाम है दैट इज़ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशिया आप याद रखो, मतलब ये एक रीजन है मैग्नीशिया, ये यहाँ लोकेटेड है। तो ये मैग्नीशिया बेसिकली किस देश में लोकेटेड है? ग्रीस। तो इस समय जगह न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशिया रीजन किस देश का है। कई बार मैच द फॉलोइंग और इन सब में, तो इट लोकेटेड इन ग्रीस। कमेंट सेक्शन में तो ये समुद्र कौन सा है और ये दो कौन से देश हैं, कि ये वाला देश है वन और दूसरा ये है, इनके बीच में बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कमेंट सेक्शन बताओ ये कौन सा है। ये बहुत बार मैपिंग में आपको मैंने कराया है। नेक्स्ट देखते हैं 50 मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए वो नदर्न प्लेन में। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर सरकारों के सामने चैलेंजेस की बात करें तो आप इस बात को रख सकते हो सामने कि विश्व के 50 सबसे जो पॉल्यूटेड रीजन हैं वर्ल्ड के, वो नदर्न प्लेन्स के अंदर है। दे आर लोकेटेड इन नदर्न प्लेन्स, ठीक है, नदर्न प्लेन रीजन के अंदर आपका लोकेटेड है। तो जैसे मान लो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड जो रीजन है, इट बिलोंग्स टू नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया एंड इट शोड द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। मतलब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात करें तो उसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया बहुत अधिक मतलब हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड सिटी है। 7 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जिसमें बिहार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली की बात करें, उसके बाद हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, ये सब मेजोरिटी जो रीजन है ये आपके दीज रीजन्स आर बेसिकली, यहाँ पे जितने काफ़ी सारे शहर हैं जहाँ पे हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन है। दिल्ली कहा गया दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इट हाईलाइटेड। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऐसा जो है वो कहा गया है। लगभग 521 मिलियन पीपल हैं, देर आर अराउंड 521.2 मिलियन पीपल हैं नदर्न प्लेन में रहते हैं, और उसमें 38.9% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वी कैन से कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं या जो पोल्यूशन का लेवल है बहुत हाई है, 17.3% से ज़्यादा है। तो ये एक टॉपिक आपको याद रखना, इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो, कई लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डाउन टू अर्थ का है, NO2 एक्सपोजर्स कैन लीड टू प्रीमेच्योर डेथ, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी इलनेस, ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा, क्वेश्चन इस पे बनेगा दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो NO2 की बात करें तो यहाँ पे ये प्रीमेच्योर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एंड ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट सिर्फ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, वो क्या है कि जो WHO है इट रिफाइंड द जो थ्रेशोल्ड है उसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया, और ये लिमिट है नाउ 4 टाइम टाइटर देन द 2005 लिमिट ऑफ 40 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो लिमिट है इससे भी आपका 4 टाइम और टाइट कर दिएगा, मतलब
10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आपका कर दिया गया। इट मीन्स व्हाट कि NO2 बहुत ज़्यादा नुकसान शरीर के अंदर या हेल्थ के अंदर कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर है। तो ये टॉपिक आपका फरवरी 2023 में न्यूज़ में भी था, और क्योंकि अभी G20 की मीटिंग है तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी न्यूज़ में अपने आप आ गया है, क्योंकि इंडिया का ये प्रायोरिटी था और बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो मेंस है, मेंस में भी आप लोग के लिए जो प्रश्न हैं इस एरिया से जो है प्रश्न, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि प्रश्न आपसे पूछ ले। अब देखो, एक तरफ ब्राज़ील है, इंडिया है और USA है, ये बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं। दे विल वर्क टुगेदर, कुछ महीनों तक साथ में काम करेंगे, एंड दे विल डेवलप अ बायोफ्यूल अलायंस। जो देश साथ में काम करना चाह रहे हैं उनके साथ मिलकर। और इसमें मेनली क्या है, जो बायोफ्यूल, जैसे इथेनॉल क्या है, बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल, तो इस बायोफ्यूल को कैसे डेवलप किया जाए उस पर ये लोग कार्य करेंगे। कैसे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सके। सो अलायंस की अगर बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस अलायंस, अलायंस शैल वर्क इन कोलैबोरेशन विद द कॉम्प्लीमेंट द रेलिवेंट एग्जिस्टिंग रीजनल इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना। कुल मिला के जैसे बायोफ्यूल है, जैसे मान लो भारत में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भारत, ब्राज़ील, ये देश भी क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल को आपका जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल को हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे हमारी भी अर्निंग हो जाएगी। दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी, बायो एनर्जी, इन सब का हिस्सा आपका बनेगा, जिसमें क्लीन एनर्जी मिनिस्टर क्लीन एनर्जी मिनिस्टर बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव, ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप, ये सब हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत सारे ऑलरेडी रीजनल सेंटर्स हैं आपके, रीजनल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके बायोफ्यूल के प्रमोशन के लिए कार्य जो है वो आपका किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अगेन आई एम स्टेटिंग, सौरभ पांडे UPSC ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से करो। जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो टॉपिक्स हैं उनके 2000 टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने फ्री में आपको एक ई-बुक के फॉर्म में डाल दिया है। तो उसको अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया तो ऐप को डाउनलोड करो, उसमें फ्री मटेरियल कैटेगरी में जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ना शुरू करो। फिर उसमें अभी मैं टेस्ट सीरीज़ क्रिएट करूँगा, तो फिर आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो उसको बहुत ऐसा लाइट मतलब अरे कोई बात नहीं करते हैं, उस ई-बुक को डाउनलोड करना, उसका पासवर्ड दिया हुआ है ऐप के अंदर ही, उसी पासवर्ड को यूज़ करना है आपको। ठीक है, और उसको आप लोग अपना जो है पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। प्रिंट आउट मत लेना, चाहो तो लैपटॉप में पढ़ लेना। अभी नई ई-बुक भी मैं निकालूंगा, उसमें तो देखना। तो सौरभ पांडे UPSC ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। और अगर एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए जुड़ने के लिए भी आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। कोड यूज़ करो SP सर, ये कोड यूज़ करोगे अमाउंट 2000 से रिड्यूस हो जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपका पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी है। 15 सितंबर से कोर्स शुरू हो रहा है। एग्रीकल्चर ऑप्शन हाईली स्कोरिंग ऑप्शनल है और नवंबर फर्स्ट वीक में आपका खत्म हो जाएगा। प्लस उसमें आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, कुछ बीच में एडवांस टॉपिक्स भी कराऊंगा मैं। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। जो प्राइस है, कोड डालोगे SP सर तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपको सौरभ पांडे UPSC ऐप में अवेलेबल होगा, जो कि आपका दिया हुआ है मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऐप का लिंक दिया हुआ है। सौरभ पांडे UPSC चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हिंदू सेशन का मॉर्निंग होता ही है, मॉर्निंग में सुबह 7-7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा है उसको भी जरूर से देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और द हिंदू का सेशन आपका मॉर्निंग में होता है, सुबह 7 से 7:15 बजे के बीच में। और अलग से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस करंट अफेयर्स का जो एक सीरीज़ है वो भी आपकी चल रही है, वो भी देखना है। सौरभ पांडे UPSC ऐप ज़रूर से डाउनलोड करो। एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है उसका कोर्स लाइव है, और भी कई सारे कोर्सेस आ रहे हैं, तो वो आप सौरभ पांडे UPSC चैनल पे जाके और जितने भी कोर्सेस हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।